साइंस क्लास 10th के लिए विज्ञान बुक 10th की एंड साइंस का हम बायोलॉजी का आज फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। भाई ये जैव प्रक्रम होता क्या है, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो और समझो। देखो, जीवन जीने के लिए, जीवन को चलने के लिए, लाइफ को चलने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रोसेस का चलना जरूरी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चलती है। उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। जैसे कि सबसे पहला है बेटा खाना खाना। जब खाना खाओगे तभी तो शक्ति आएगी, जब तुम फूड लोगे तो पावर आएगी, एनर्जी आएगी, तभी तो आप जिंदा रह सकते हो। ये एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट हो गया। सांस लेना लाइफ प्रोसेस का पार्ट हो गया, और बच्चे पैदा करना ताकि हमारी जनरेशन आगे चले, ये भी बेटा क्या है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट ही तो है ना, और क्या है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इसी के बारे में हम चलते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है पोषण, न्यूट्रिशन। बेटा न्यूट्रिशन का मतलब होता है जीवन जीने के लिए जो जरूरी एनर्जी चाहिए थी, लाइफ के लिए जो एनर्जी चाहिए हमको, जो एनर्जी हमें चाहिए। जैसे कि बाइक चलती है फ्यूल से, तो बेटा शरीर किससे चलता है, बॉडी किससे चलती है, एनर्जी से। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हम खाना खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। अब वो खाना हम किससे खाते हैं, जो खाना बना सकते हैं, जो खाना बना सकते हैं और खाना पका सकते हैं। तो पकाने वाले को बनाने वाला मत समझ लेना। कुकिंग ऑफ फूड एंड मेकिंग ऑफ फूड में डिफरेंस है। क्यों? कुकिंग ऑफ फूड का मतलब है खाने को पकाना, लेकिन मेकिंग ऑफ फूड का मतलब है सच में एनर्जी को या खाने को बनाना। जैसे कि चावल का उगना, उगाते हमें, लेकिन उगता किस पर है, प्लांट्स पे। मतलब ग्रीन पौधे जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों? वो ही है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बाकी सारे लोग तो उनसे खाना लेते हैं। हमने 10th क्लास में जो पढ़ा है, इससे पहले चैप्टर्स में हमने यही तो जाना है, और आगे भी हम यही जानते रहेंगे कि खाना बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स, उनके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। ठीक है, उनको शाकाहारी वेजिटेरियन खा लेते हैं, फिर वेजिटेरियन को बेटा कार्निवोरस खा लेते हैं, मांसाहारी खा लेते हैं। इस तरीके से हम जीवित रहते हैं। यही क्या है, पोषण का एक तरीका है। तो पोषण को बेटा मैं दो तरीके से बांट सकता हूं। ठीक है, आओ बोर्ड पे फोकस करते हैं। देखो, तो बेटा न्यूट्रिशन जो है, मतलब पोषण जो है, हिंदी वाले अपने नोट्स बनाते रहे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं दो लैंग्वेजेस यहाँ लिखता रहूंगा तो काफी आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप हिंदी में नोट्स बनाएं और इंग्लिश भी सुनते रहें, क्योंकि डबल लैंग्वेज में आपका पेपर आने वाला है, और आगे अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो पहला आता है ऑटोट्रॉफ। क्या? ऑटोट्रॉफ। ठीक है, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉपिक। इसका क्या मतलब है भाई, हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉपिक? मतलब स्वयं पोषी, मैं बता रहा हूं, स्वयं और परपोषी। ये शब्द हमारे लिए नए नहीं है। फोकस करो बेटा दोबारा से। ये शब्द जो है बेटा हमारे लिए कोई पुराने शब्द नहीं है। हम जानते हैं कि स्वयं पोषी एंड ऑटोट्रॉप्स कौन है, जो अपना खाना खुद बना सके, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे ग्रीन प्लांट्स का एग्जाम्पल है। और कुछ बेटा सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक चीज पाई जाती है, एक पिगमेंट पाया जाता है, एक लवक पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हरित लवक या क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल बोलते हैं। यही पौधों को हरा रंग देता है, और यही उनको ये ताकत देता है कि वो सूरज से रोशनी लेकर अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को मैं आगे बताऊंगा आपको बोर्ड पे, और जब बोलूंगा तो आप देख लेना, उसको कहीं नोट डाउन भी कर लेना। और उसी फोटोसिंथेसिस से बनी हुई एनर्जी को, उसी सिंथेसिस से बने हुए ग्लूकोज को हम ले लेते हैं, और जो डिपेंड होते हैं दूसरों पे वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ। जैसे कि हम ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उनसे अलावा कौन है सब बेटा, जो डिपेंड है दूसरों के ऊपर खाने के लिए। क्या है? दूसरों के ऊपर खाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखो, आओ बेटा इधर फोकस करो। देखो बेटा, इसमें क्या चीजें हैं। सबसे पहले इस बोर्ड पे जब देखोगे तो हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं, क्या हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं, तो हेटेरोट्रॉपिक मतलब परपोषी। परपोषी जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वो किस तरह के होते हैं भाई? पहले होते हैं सैप्रोफाइट। क्या? सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का क्या मतलब है भाई? बेटा सैप्रोफाइट का मतलब होता है जो कि डेड एंड डिके, मतलब मृत जीवों को खाते हैं। क्या? मृत जीवों को खाते हैं, सड़े गले चीजों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है यीस्ट। क्या? यीस्ट या फंगी, या कई लोग बेटा फंजाई बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे होते हैं बेटा पैरासाइट। क्या?
हिंदी में परजीवी। क्या? परजीवी। परजीवी मतलब जो दूसरों के ऊपर जिंदा रहे, या तो मरे हुए के ऊपर जिंदा है, ये क्या है, लिविंग के ऊपर जिंदा रहते हैं। लिविंग कोई जीव है, कोई सजीव है, लिविंग एनिमल है, लिविंग हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर ये डिपेंड रहे तो वो पैरासाइट है। जैसे कि हमारे सर में जूं, क्या लाइस, हमारे ऊपर जूं क्या है, हमारा खून चूस के तो जिंदा रहती है। अगला देखो, और तीसरा होता है बेटा होलोजोइक। क्या? होलोजोइक कह लो या ये कह लो कि हमारी तरह, मतलब जो कि भोजन खाते हैं, ना मरे को खाते हैं और ना ही जिंदा के ऊपर उसका खून चूसते हैं। हम क्या होते हैं? फूड लेते हैं। हम क्या लेते हैं बेटा? फूड लेते हैं। ठीक है, एक चीज और देख लो जरा। क्या? एक चीज और देख लो बेटा, फोटोसिंथेसिस की वो देख लो इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देख लो। ठीक, हमको बताया पता है फोटोसिंथेसिस के एंड में बनता है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के एंड में क्या बनता है बेटा? ग्लूकोज। किस किस की मदद से होता है फोटोसिंथेसिस? भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा, क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और जड़ों से पानी लेता है, वाटर फ्रॉम रूट्स। और दूसरी चीज बेटा वो क्या लेता है उसके अलावा बेटा क्लोरोफिल, जो उसके अंदर पहले से ही मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है और क्या करता है बेटा? इनको आपस में रिएक्ट करवाता है, जिससे क्या बनता है? C6H12O6, जो कि ग्लूकोज कहलाता है। यही तो ग्लूकोज है, हिंदी में भी ग्लूकोज कहते हैं, यही तो शक्ति है। और बेटा निकलती है ऑक्सीजन। क्या निकलती है? जिसको हम ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, पौधे ले लेते हैं, फिर पौधे हमें बदले में ऑक्सीजन दे देते हैं, और साथ में निकलता है H2O वाटर। क्या निकलता है? H2O वाटर। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो बेटा मैं यही समझाना चाह रहा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। और याद रखना कि फोटोसिंथेसिस के अंदर लास्ट में होता क्या है? लास्ट में ये होता है कि पौधे उस ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में, किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। क्या? स्टोर कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आया, उसकी इक्वेशन भी हमने देख ली कि क्या चीजें जुड़ती हैं और क्या हमें एंड में मिल जाता है। ठीक है बेटा, अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं हम। क्या देखते हैं? एक अमीबा है, अमीबा नाम का एग्जांपल देखते हैं। वो क्या है बेटा? अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो एक ही कोशिका से बना हुआ है। वो अपना खाना किस तरीके से खाता है? उसके पास ना तो मुंह है, ना अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके अंदर तो बेटा कोई छोटी आंत, बड़ी आंत नहीं है, कोई लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, कोई मुंह नहीं है, दांत नहीं है। तो वो खाना कैसे खाता है? क्योंकि अमीबा के बारे में हम 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अमीबा क्या होता है? एक ऐसा सूक्ष्म जीव, ऐसा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको बेटा हम सूक्ष्मदर्शी की मदद से या माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, नहीं तो उसको देखना मुश्किल है, उसे देखना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं अमीबा का चित्र बनाकर आपको जरा दिखा देता हूँ, या ऐसे बना हुआ चित्र भी है हमारे पास। ये देखो, हाँ ये रहा बेटा एनसीईआरटी। ये देखो अमीबा के सामने फूड रखा हुआ है। ये क्या है? फूड रखा हुआ है। फूड रखा हुआ है तो क्या करता है बेटा? अपने पैर बनाता है। देखो अपने इस स्ट्रक्चर से पैर बनाता है। क्या बनाता है? पैर बनाता है बेटा। इसको हिंदी में कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं? कूटपाद। लेकिन इसे इंग्लिश में कहते हैं सीडोपोडिया। क्या कहते हैं? सीडोपोडिया। सीडो मतलब झूठा, पोडिया मतलब पैर। अगली बार वो पैर से क्या करता है? उस खाने को कैप्चर कर लेता है और उसे अंदर ले जाता है, जहाँ की उसके अंदर वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है। ये जो फिगर अभी मैंने आपको अमीबा की बताई है, क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। हो सकता है आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ जाए, या हो सकता है इसकी नेमिंग करने के लिए आ जाए, है ना? तो आप आराम से नेमिंग कर सकते हो, और बहुत आसान है इसको याद करना। ठीक है, अच्छा बेटा अब जरा इसको बनाकर दिखाऊं। आप बनाकर दिखा देते हैं, बहुत ईजी है बनाना बेटा इसे। देखो जैसे कि कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देना, बीच में न्यूक्लियस, डॉट 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 डॉट। ये बन गया आपका अमीबा। क्या बन गया आपका? अमीबा बन गया। ठीक, सामने खबर है, खाना पड़ा हुआ है, फूड पड़ा हुआ है। क्या है? फूड पड़ा है। ये क्या करेगा? अपने 2 पैर बनाएगा नकली, और उस खाने को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेगा बेटा? वो उस खाने को पकड़ लेगा। ये आ गया फूड अंदर, और बस फिर वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। बस बेटा यही था। ठीक है,
बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बेटा हमको पढ़ना है, हाँ अब बेटा हमको जो पढ़ना है वो है इंसानों के अंदर पाचन। क्या पढ़ना है बेटा हमें? इंसानों के अंदर पाचन हमें पढ़ना है। तो बेटा इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन जो हमें पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हमें बहुत चीज़ें पहले से ही मालूम है, ठीक। तो कुछ चीज़ें हम नई आज जानने वाले हैं। हमें क्या मालूम है कि बेटा इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर एक पूरी की पूरी कैनाल होती है, पूरी की पूरी पाइपलाइन होती है, मुंह से लेके नीचे एनस तक। मुंह से खाना खाते हैं और बेटा वेस्ट को एनस से बाहर निकाल देते हैं, यही एक प्रक्रिया है। लेकिन मुंह से खाने और बाहर निकालने के बीच के अंदर क्या होता है? उस खाने का डाइजेशन होता है, उस खाने का क्या होता है? पाचन होता है। उस खाने के अंदर जितनी भी ज़रूरी चीज़ें उनको बाहर निकाल लिया जाता है, जो हमको ज़रूरी है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सबको निकाल लिया जाता है। और फिर जो फूड बेटा डाइजेस्ट होने लायक नहीं रहता, अनडाइजेस्ट रह जाता है, या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बाहर कर देते हैं। यही बेटा टोटल हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है, डाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर है। तो बेटा अगर कोई पूछे कि डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो हम कहोंगे मुंह से ही, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? हमारे मुंह के अंदर क्या मिलता है? सलाइवा। क्या मिलता है? लार मिलती है। ये लार क्या करती है? ये 2 काम करती है। पहला, 3 काम करती है एक्चुअली। पहला तो बेटा ये हमारा लार हमारे खाने के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खत्म करने का काम करती है। दूसरा, खाने को लुबलुबा और गीला बना देती है, लुब्रिकेट करती है, इसको सटकने में आसानी हो जाती है। तीसरा, वहीं पर बेटा ये शुगर का पाचन स्टार्ट कर दिया, डाइजेशन ऑफ शुगर स्टार्ट फ्रॉम माउथ। कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा रोटी खाते हुए मीठी मीठी लगती है कई बार, ठीक है। यही बेटा इसका क्या है? काम। यही इसका काम है, यही इसका बेटा तरीका है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ग्रंथियां हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं जो पाचन में हमारी मदद करती हैं। तो वो 3 ग्लैंड, सबसे पहले मुंह के अंदर सलाइवा की ग्रंथि, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। दूसरा बेटा हमारा लीवर, दूसरा लीवर, और उसके बाद बेटा पैनक्रियास, यकृत और आमाशय, यकृत और आमाशय, लिवर एंड पैनक्रियास, यकृत और आमाशय, ठीक है बेटा। ये हमारे पास चीजें हैं। अगली चीज देखो जरा, ठीक है। सलाइवा का मैंने आपको बता दिया, लार का काम बता दिया मैंने, तीनों की तीनों। इस चीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा गला। क्या होता है? गला। ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। ये याद रखना बेटा, यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे क्या है? खाने की और सांस लेने की नली बराबर होती है। यहाँ पर ये क्या करता है? लैरिंक्स। ये बेटा एक ओपनिंग है जो खाना सटकते हुए सांस लेने की नली को, मतलब विंड पाइप को बंद करती है ताकि हम खाना सटक सके, और फिर ये टोटल टाइम फिर खुल जाती है। तो इसलिए बोलते हैं खाना खाते हुए हमें बोलना नहीं चाहिए कि हो सकता है गलती से आपका खाना फूड पाइप की जगह, एलिमेंट्री कैनाल की जगह विंड पाइप में घुस गया। अगर आपका खाना किसमें? सांस लेने की नली में घुस गया तो क्या होता है? बहुत तेज धसका होता है। क्या होता है? बहुत तेज धसका होता है, चोक हो जाता है ना। देखा है ना, बहुत ज्यादा चोक हो जाता है। बहुत लोगों को होता है बेटा, जो खाना खाते हुए एकदम से कुछ बोलते हैं या खाना खाते हुए हंस देते हैं, है ना, कई बार लोगों को हो जाता है। तो ये थोड़ा सा क्या है बेटा? रिस्की काम है। क्या है? रिस्की काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है बेटा हमारा पेट। क्या बोलते हैं? पेट या जठर या स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक। बेटा स्टमक के अंदर क्या होता है? स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस या अम्ल होता है, HCl एसिड होता है। क्या काम करता है बेटा ये HCl? ये HCl हमारे खाने के अंदर जो बैक्टीरिया ऊपर नहीं मर पाए, अंदर आ गए, उन्हें नीचे मार देता है। खाने को बेटा और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और एक और चीज करता है बेटा, यहाँ पर हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, आओ। ये देखो NCERT में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी का। देखो बेटा, जिसके पास बुक है वो अपनी बुकों में देखे। ये देखो, तुम बेटा इधर देखो, इधर आके देखो। अब यहाँ पे माउथ से खाना अंदर गया, ठीक है। ये ग्रास नली मतलब फूड पाइप, अंदर पहुंच के हम कहाँ पहुंचे? अमाशय। अमाशय मतलब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? हमारा पेट दिखाई दे रहा है। यही हमारा स्टमक है, ठीक है। आपके पास इंग्लिश की बुक है तो इंग्लिश की बुक से देखें। यहाँ पर हमारा कौन सी ग्रंथि दिखाई दे रही है आपको? लीवर नजर आ रहा है। क्या? लीवर नजर आ रहा है। नीचे अग्नाशय, पैनक्रियाज नजर आ रहा है। क्या? पैनक्रियास नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अंदर क्या है बेटा? अंदर की तरफ जो है ये छोटी आंत है, जो अंदर दिखाई दे रहा है ना बहुत सारा स्ट्रक्चर, और जो बाहर मोटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आउटलाइन, ये बड़ी आंत है। नीचे बेटा गुदा द्वार या एनस कहलाता है, वो चीज है। बात समझ में आई? स्ट्रक्चर को बेटा ध्यान में रखेंगे। ये स्ट्रक्चर बनाने को कभी भी नहीं आता, लेकिन नेमिंग करने को बहुत बार आ चुका है कि आप इसमें नाम डालिए, नाम कौन कौन सा होता है। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको बिल्कुल याद रखनी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आओ बेटा बोर्ड पे फोकस करो, आओ इधर आ जाओ।
देखो बेटा, हमारे जठर के अंदर से, मतलब हमारे गैस्ट्रिक जूस में से है क्या, गैस्ट्रिक जूस के अंदर से एक बेटा इस तरीके का हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? हिंदी में भी बेटा पेप्सिन ही बोला जाता है। इसका मेन काम है कि ये क्या करता है बेटा, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। मैंने बोला ना प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, कौन कराता है? पेप्सिन करवाता है। आपसे हो सकता है ये सवाल भी पूछ लिया जाए कि प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है, तो आप बोलोगे पेप्सिन करता है। और एक बात याद रखना, पेप्सिन को प्रोटीन पचाने के लिए अम्लीय मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, मतलब अम्लीय एनवायरनमेंट, और वो कौन दे देता है? पेट में मौजूद HCl, जठर रस। पेट में क्या है? HCl, अम्ल। ठीक है, क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। हमारा जो स्टमक होता है, हमारा जो पेट होता है बेटा, उसके बारे में एक चीज याद रखना, वो भी तो जल सकता है। अगर पेट के अंदर HCl भरा हुआ है तो वो क्यों नहीं जलता? क्योंकि बेटा उसके चारों तरफ, उसके दोनों तरफ म्यूकस, क्या म्यूकस की लेयर है। ये म्यूकस क्या होता है कि बेटा जब ज्यादा सर्दी हो जाती है, तुम्हारी नाक से जो निकलता है ना, जिसके तुम गुब्बारे फुलाते रहते हो सर्दियों में, वही होता है। तो वो क्या करता है? हमारे पेट को जलने से रोक लेता है। ठीक है, और जब बेटा कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा HCl बन जाता है, फिर हम उसको पचा नहीं पाते, तो HCl बढ़ के हमारी ऊपर आंतों तक यहाँ पहुँच जाता है, गले तक, तो हमारा गला जलने लगता है, पेट जलने लगता है, जलन महसूस होती है। तो हम क्या लेते हैं? इनो, मतलब एंटासिड। क्या लेते हैं? और एंटासिड क्या होते हैं? बेस। क्या होते हैं? बेस। जब हम बेस डालते हैं HCl में तो वो क्या करेगा बेटा? बेस न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। इसे क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी पढ़े ही हमने केमिस्ट्री के अंदर, बस थोड़ा रिवीजन करने का मौका मिला तो करवा दी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इस पेट के अंदर जो पचा वो तो पच गया, जो पचा वो तो पच गया। इस पेट के अंदर बेटा जो पचना था वो तो पच गया। ठीक है बेटा, सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना है आपको, इधर उधर नहीं, है ना, इधर उधर कुछ नहीं। तो ये तो पचना था, पच गया। अब बेटा इसके बाद कहाँ जाएगा खाना? इसके बाद बेटा खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना चला जाएगा। क्या चला जाएगा? अब छोटी इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है हमारा लीवर, आमाशय। ठीक, ये लीवर जो है हमारा छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, इस बात को याद रखना। दूसरा पैनक्रियाज, अग्नाशय नीचे, अग्नाशय, वो भी बेटा देखो इस स्ट्रक्चर को, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। दोनों चीजें उससे क्या है? जुड़ी हुई है। ठीक है, अब लीवर से बेटा एक चीज इसके अंदर से निकलती है खाना, जब उससे निकलता है बेटा बाइल जूस। क्या निकलता है? बाइल जूस। ठीक, और एक चीज और याद रखो बेटा, गॉल ब्लैडर। ये कहां प्राप्त होगा आपको? लीवर के अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर है, लीवर के अंदर बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर है जो गॉल ब्लैडर कहलाता है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? पित्त। क्या बोलता हूं? पित्त या पित्ताशय। यहीं से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। ये पित्त और पित्ताशय आपने देखा आजकल इसमें बहुत पथरी वथरी हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? ये गॉल ब्लैडर करता क्या है? ये बाइल जूस बेटा करता क्या है? ये बेटा डाइजेशन करता है फैट का। किसका? फैट, वसा। वसा को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? वसा को। जो तुम फैट खाते हो ना बाहर, तले हुए सामान, उनको कौन पचाता है? यही पचाता है। अगला मैंने तुम्हें बताया था पैंक्रियास। ये रहा बेटा, देखो क्या नाम है? अग्नाशय और यकृत। ये बेटा क्या निकालते हैं? यहां से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक है, पैनक्रियास का जूस निकलता है। और बेटा ये जूस से ऐसे समझना हो भाई, फल वाला जूस निकलता है, लिक्विड होता है तो जूस बोल देते हैं। इससे बेटा 3 चीज निकलती है बिल्कुल, ये 3 चीज भूलना नहीं, हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल बराबर है। सबसे पहली चीज है ट्रिप्सिन। क्या? दूसरी है बेटा लाइपेज, और चौथा है अमाइलेज। बस इन 3 चीजों को आपको भूलना नहीं है। पहले हमने याद किया क्या निकलता है? पेप्सिन। क्या निकलता है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? किसका डाइजेस्टेशन करता है? प्रोटीन का। ठीक है, नेक्स्ट किसमें? HCl की प्रेजेंस में। फिर अब ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ठीक है बेटा, ठीक है, ये चीज है बेटा, रोक दे। तो देखो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था, अब यह है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन बेटा प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पेप्सिन भी करता है, ट्रिप्सिन भी करता है।
लाइपेज फैट्स का करता है, किसका? फैट्स का। और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है बेटा, इस बात को हमें भूलना नहीं है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, उसे याद करना है। ठीक है बेटा, अब सारी चीजें यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो बाद में खाना पहुंचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? बड़ी आंत के अंदर बेटा वाटर का डाइजेशन होता है। किसका? वाटर डाइजेशन होता है, पानी का पाचन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, वाटर का H2O का डाइजेशन होता है। ठीक है, और बेटा फिर जो वेस्ट खाना बचता है वो एनस के द्वारा बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है बेटा, फोकस करो। अगली चीज देखो बेटा, अगली चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है रेस्पिरेशन। क्या? श्वसन। क्या पढ़ना है बेटा? श्वसन मतलब सांस लेना। क्या बेटा? सांस लेना। अच्छा, ये सांस क्यों लेते हैं हम? मनुष्य सांस लेता है क्यों है सबसे बड़ी बात? श्वसन। तो बेटा सांस आदमी इसलिए लेता है, अब बैठ जाओ ना, तो सांस बेटा आदमी इसलिए लेता है, मनुष्य इसलिए लेते हैं, जीव इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको बेटा खाने का पाचन करना है। क्या करना है? भोजन का पाचन करना है। क्यों बेटा? ऑक्सीजन ही अंदर जाके हमारे भोजन को पचा सकती है, पहली चीज। दूसरी, हमारी कोशिकाओं को एनर्जी बनाने के लिए, शक्ति बनाने के लिए, अगर भोजन का पाचन करना है, तोड़ना है, उसमें एनर्जी बनानी है तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, हमारे अंग अंग को, हमारी हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए बेटा हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का यूज होता है, एनर्जी बनती है, और फिर उसके बदले में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हरे पौधे लेते हैं और उससे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और बेटा क्या करते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो बेटा एक तो रेस्पिरेशन जो है, जो सांस लेने को रेस्पिरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो रेस्पिरेशन बेटा दो तरीके का होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक, मतलब वायु में और वायु के बिना। ठीक, जो वायु के साथ होता है एरोबिक होता है। ठीक है, मतलब जिसके O2 की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे श्वसन होते हैं, ऐसे श्वसन होते हैं बेटा, ऐसे रेस्पिरेशन होते हैं जिसके अंदर हमें जरूरत नहीं पड़ती है ऑक्सीजन की, उसको एनएरोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनएरोबिक बोलते हैं। एक चीज और याद रखना कि बेटा एनएरोबिक, जो हमारा एरोबिक और एनारोबिक के बीच में एक एक डिफरेंस तुमको पता चल गया। एक ऑक्सीजन के साथ है और एक ऑक्सीजन के बिना है। इसके बाद दो, ये होता कहाँ पे है? क्या ये होता कहाँ पे है? तो एरोबिक कहाँ होता है और एनएरोबिक कहाँ होता है बेटा? इस चीज को याद रखना। एनएरोबिक बस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये साइटोप्लाज्म क्या है? इसका मतलब है जीव द्रव, मतलब कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा होता है बेटा, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, सिर्फ उसके अंदर ही ये पाया जाता है एनारोबिक। और एरोबिक कहाँ पर पाया जाएगा? तो एरोबिक आपको साइटोप्लाज्म में भी पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हम पहले पढ़ के आ चुके हैं क्लासों में। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का क्या है बेटा? बिजली घर है। गेट बंद कर दो बेटा। क्या है? बिजली घर। समझ गए? जहाँ पर बिजली बनती है, बिजली नहीं बनती, एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। समझ में आ गया? यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखो, जब हम सांस लेते हैं, क्या जब हम सांस लेते हैं तो एंटर कहां से करती है बेटा और पहुंचती कहां तक है? तो ये जरा स्ट्रक्चर पे फोकस करो। ये एनसीईआरटी का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर बता रखा है कि हम सांस नाक और मुंह दोनों से ले सकते हैं। क्यों? सांस की नली बेटा कॉमन है। ये सांस की नली जाती कहाँ पे है? फेफड़ों में जाती है, मतलब हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स कितने हैं? एक जोड़ी। कितने? एक जोड़ी, मतलब एक लेफ्ट में और एक राइट में हमारे पास लंग्स होते हैं। लंग्स को जब आम अंदर देखा गया तो लंग्स के अंदर क्या होते हैं? कूपिका होती है। क्या होती है बेटा? ये कूपिका होती है। एल्वोली होती है। क्या होती है? एल्वोलाई बोलते हैं इनको। ये क्या है? ये बेटा गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इधर देखो बेटा, जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा इतना सा होता है, हवा भरते इतना बड़ा हो जाता है बेटा, ये भी ऐसी होता है। देखो हम सांस लेते तो क्या होता है? छाती बढ़ जाती है, फिर छोड़ते हैं तो अंदर ही फेफड़ों के अंदर होता क्या है? तो फेफड़ों के अंदर बेटा ये एल्वोली होती है। क्या होती है? एल्वोली होती है। कूपिका ही होती है जो कि गुब्बारे की तरह फूल जाती है। क्या फूल जाती है? ऐसी बेटा कई, मतलब कई सौ हमारे पास ऐसी एल्वोली फेफड़ों के अंदर होती है। ठीक है, जब हमें खराश हो जाती है, कफ हो जाता है, देखा, जब अंदर बलगम जम जाता है बहुत ज्यादा, तो इन फेफड़ों के अंदर इन एल्वोलियो के ऊपर ही जम जाता है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है। जो कोरोना वायरस था वो कहाँ हमला करता था?
फेफड़ों पे, इन एल्वेली पे तो हमला करता था, इनकी शक्ति खत्म कर देता था। तो क्या होता था, आदमी सांस ही नहीं ले पा रहा, आदमी सांस ही नहीं ले पा रहा, ना सांस लेने की वजह से ऑक्सीजन की कमी, और वो फिर मर जाता था। यही तो था बेटा कोरोना के अंदर, और क्या होता था। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझो इंग्लिश में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखो बेटा इधर फोकस करो। हम बेटा सांस ली, नोज के द्वारा अंदर गया, फिर फेरिंग, फिर लैरिंग, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब गला, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियल, फिर एल्वेली सैक मतलब एल्वेली जिसके मतलब अभी कूपिका बताई, और उसके बाद बेटा ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, मैंने ली ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन फेफड़ों में गई, और ये फिर कहाँ चली गई अंदर, हमारे पेट में, ये कहीं नहीं गई बेटा, ये हमारे खून में चली गई। कहाँ चली गई, हमारे ब्लड में चली गई। अब इस ब्लड ने क्या किया, इस ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में खून चलता है। तो इस ब्लड ने क्या किया, हार्ट ने पंप किया, मोटर की तरह पंप किया, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है इसने पूरे शरीर में पहुंचा दिया। तो हमारे शरीर में जहां जहां भी, इस छोटी उंगली तक भी, पैर की छोटी उंगली तक भी जो हमको बेटा चाहिए था ऑक्सीजन, वो पहुंचा दिया। इसलिए अगर हम सांस रोक लें तो क्या होता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, हम बिना सांस के जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। हमें बेटा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी ऑक्सीजन ही बना सकता है। अब बेटा यहाँ पर हमारा ये खत्म हो जाता है। ठीक, अगला अब हम सब पढ़ते हैं संवहन। क्या, संवहन या वहन, इसका मतलब होता है बेटा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब खून के बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटा ब्लड के बारे में एक चीज हम पहले जान चुके हैं कि ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। क्यों, बहुत सारे अलग अलग तरह के टिश्यूज इसके अंदर मिलते हैं, अलग अलग तरह के ऊतक इसमें मिलते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, और लास्ट में मिलता है प्लेटलेट्स। बेटा आरबीसी क्या होती है, आरबीसी का स्ट्रक्चर बेटा सैक लाइक होता है। कैसा, मुड़ी हुई सेल होती है, मुड़ी हुई, गोल गोल नहीं होती। इनका काम क्या होता है, खून को लाल रंग इन्हीं की वजह से मिलता है। हमारे खून में ऑक्सीजन बेटा यही लेकर चलते हैं। अगर हमारे खून के अंदर इसकी कमी हो जाए, लाल ब्लड सेल की कमी हो जाए, तो बेटा हम सांस लेने में हमें दिक्कत हो जाएगी। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन लोगों के गाल लाल क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा उनके अंदर आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाओं की बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वो लाल होते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा उनको ऑक्सीजन अधिक मात्रा में चाहिए होती है। वो क्यों, क्योंकि बेटा पहाड़ों पे चलते हुए उनको ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखा है हमारे यहाँ के आदमी वहां पर जाके क्या करता है, हाफने लगते हो। आप कहीं पहाड़ों पे तो क्या करते हो, हाफने लगते हो। लेकिन वहीं का जो नेटिव आदमी होगा वो क्या करेगा, सामान लेके एकदम चढ़ता हुआ चला जाएगा, और आप देखते रह जाओगे उसको। ठीक है, पहाड़ पे ऑक्सीजन, हाँ, और पहाड़ों पे बेटा ऑक्सीजन की भी ऊपर ऊंचाई पे कमी होती है। तो हमारे सेल के हमारा ब्लड के अंदर जितना आरबीसी ज्यादा होगा उतना ही शक्तिशाली हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम होगा। दूसरा डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कोशिका, इनका काम क्या होता है, हमारे शरीर में आने वाले रोग मतलब पैथोजन से फाइट करना, हमारी बॉडी को रोगों से लड़ना, मतलब इन्फेक्शन से लड़ने में जो मदद करता है वो डब्ल्यूबीसी होता है। लास्ट होता है बेटा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या करती है, जहां पर हमें चोट लग जाए और खून बहे तो ये खून का थक्का जमा देती है, ब्लड की क्लोटिंग कर देती है, वहां पे खुरन जमा के उसको रोक देती है, उस घाव को भरने में मदद करती है। इसको बेटा क्या बोलते हैं, हिंदी में लसीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लसीका बोलते हैं। तो बेटा खून का काम समझ में आया। खून का काम क्या है, खून बेटा ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है, हमारे शरीर को लड़ने में मदद करता है। किससे, रोगों से लड़ने में मदद करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा, हमारे घाव भरता है, और जब हम खाना खाते हैं और उससे जो एनर्जी बनती है बेटा, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम भी खून ही करता है। और जो हम अंदर गंदगी पैदा करते हैं, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो जैसे मैंने सांस ली तो ऑक्सीजन अंदर गई, अब मैं बाहर क्या करूंगा, जो मैं बाहर फेंक रहा हूँ ये क्या है, ये बेटा वो यूज की हुई ऑक्सीजन है, ये यूज हो गई, अभी क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो खून क्या करता है, पूरे शरीर से इसे इकट्ठा करके हमारे फेफड़ों के पास वापस ले आता है, फेफड़ों में डाल देता है, फेफड़े क्या करते हैं, इसे बाहर मतलब बाहर छोड़ देते हैं। ये बेटा खून का पूरा काम है। बात समझ गए। अब बेटा दिल का क्या काम है, हार्ट का क्या फंक्शन है, तो इस खून को पूरे शरीर में चलाना। देखा है तुम्हारे घर में मोटर लगी होती है, बटन दबाते हो तो पानी ऊपर से नीचे पहुंच जाता है, टैंक तक पहुंच जाता है। तो ये खून का पूरे शरीर में चलाने का काम हमारा दिल ही करता है, हमारा हार्ट ही करता है। ये कैसा बना हुआ है, अगर मान लो हार्ट एक मकान है तो उसके अंदर 4 कमरे हैं। कितने, 4 कमरे हैं। क्या है, 4 कमरे। ऊपर वाला जो फ्लोर है, क्या है, ऊपर वाला जो फ्लोर है, इसको कहते हैं बेटा अलिंद। क्या बोलते हैं, अलिंद। और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं बेटा
एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। और नीचे वाला जो फ्लोर है, क्या नीचे वाला जो फ्लोर है उसको बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं? निलय। और बेटा इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ऊपर वाले फ्लोर पे भी दो कमरे हैं, सॉरी ऊपर टोटल 4 कमरे हैं घर में। ऊपर वाले फ्लोर में 2 कमरे, नीचे वाले में भी 2 कमरे। ठीक, एक इस तरफ एक इस तरफ, मतलब एक सीधे हाथ पे और एक उल्टे हाथ पे। आओ बेटा बोर्ड पे फोकस करो आप। तो देखो, अगर ये मानो ये दिल है, नॉर्मल ऐसे मान लो किसी ने बना के नहीं दिखाया होगा आपको, ऐसा मैं ऐसा बना के दिखा रहा हूँ गोल गोल, ठीक है। तो ये मान लो ये 4 कमरे हो गए, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन क्या है? अलिंद, मतलब एट्रियम। और नीचे वाला पोर्शन क्या है इन दोनों कमरों का? निलय, मतलब वेंट्रिकल। ऐसा दिल पेपर में मत बना के आना, समझाने के लिए, ठीक है। तो बेटा ये क्या है? राइट। ये वाला पोर्शन कैसा है? राइट, मतलब सीधे हाथ पे। और ये वाला लेफ्ट, मतलब उल्टे हाथ पे। तो हम ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लेफ्ट एट्रियम, मतलब उल्टे हाथ पे अलिंद, दाया अलिंद और बाया अलिंद। तो राइट को क्या बोलते हैं बेटा? दाया। और लेफ्ट को बाया। तो बेटा ये नाम तुमको अजीब नहीं लगेंगे दिल के पढ़ते हुए। और दिल के 4 कमरे भी अभी मैं तुम्हें फोटो के अंदर दिखा दूंगा कहाँ है, ठीक है। तो क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया अलिंद, बाया निलय, राइट एट्रियम और क्या हो गया? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, मतलब दाया अलिंद और दाया निलय। इस तरीके से बेटा ये स्ट्रक्चर है। अब जरा एनसीईआरटी में देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखो बेटा दिल का चित्र, देखो ये देखो पूरा दिल है, ये पूरा हार्ट है। ये देखो बेटा इसके अंदर ये बीच में लाइन दिखाई दे रही है ना, ये जुड़ी हुई यही है बेटा इस कमरे, इसको सेपरेट करने वाले। तो नीचे वाला क्या है? ये वेंट्रिकल। ऊपर वाला क्या है? एट्रियम, मतलब अलिंद और निलय हो गया। इधर वाला कैसे हो गया तुम्हारा? लेफ्ट। और इधर वाला कैसे हो गया तुम्हारा? राइट। समझ में गया? लेफ्ट एंड राइट। समझ में आ रही है बात? और ये देखो ये ऊपर का हिस्सा, ये इस तरफ और ये इस तरफ और ये इस तरफ, यही समझाना चाह रहा था बेटा, ठीक है। दिखाओ बेटा। तो अब हार्ट का काम मैंने तुम्हें बता दिया, एक मोटर की तरह, पंप की तरह काम करता है, मतलब पूरे शरीर में खून को घुमाता है, पूरे शरीर में घुमाता है, फिर फेफड़े के पास ले जाता है। फेफड़ों के अंदर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उसको फेफड़ों को दे देता है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन फेफड़े से ले लेता है और ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचा देता है। समझ गया? ये बेटा ब्लड का काम है। हाँ, तो ये बेटा ब्लड का काम है। अच्छा, एक होती है बेटा धमनी, एक होती है शिरा। एक होती है बेटा आर्टरी और एक होती है वेन। एक धमनी, एक शिरा, एक आर्टरी और एक वेन। आर्टरी और वेन के अंदर समझ लो बेटा, आर्टरी जो होती है, आर्टरी उसके अंदर बेटा क्या होगा? धमनी में, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड, दिल से ऑक्सीजन का ब्लड जो साफ होकर जो खून निकलेगा शरीर के लिए, वो आर्टरी से ही निकलेगा, वो धमनी से निकलेगा। तो जो धमनी से निकलता है उसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी या ऑर्टा। क्या बोलते हैं? ऑर्टा। और वो कहाँ आती है? सीधा उल्टे हाथ में आती है। कहाँ आती है? उल्टे हाथ में आती है और इस वाली उंगली में जुड़ जाती है। वो गलत बता दी, कौन सी उंगली होती है यार? वो ये वाली फिंगर, सॉरी वो मिडिल फिंगर बता दी, ये वाली फिंगर होती है, ठीक है, ये वाली फिंगर होती है। देखा ना, इसके अंदर वो पहनाते हैं रिंग। क्यों पहनाते हैं? क्योंकि ये नस सीधा दिल से जुड़ी होती है, इसलिए पहनाते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। ये देखो नस क्यों काटते हैं, ये देखो एट्रियम, इसे क्यों काटते हैं लोग? क्योंकि इसी से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे खून में रहता है, इसे हम काट देते हैं, काम का खून बाहर निकलता है, आदमी की दम घुटने से, ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाती है और कई केसेस में हार्ट फेलियर भी हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो वो मिडिल फिंगर वाला थोड़ा सा मीम मत बना देना उसका। ये वाली उंगली थी ना? हाँ बेटा, ठीक है। अगला क्या है? धमनी हो गई। शिरा, शिरा क्या करेगी बेटा? शिरा हमारा, अब जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन वाला खून, तो इसके अंदर क्या है? कार्बन वाला खून। ये क्या करेगा? कार्बन वाला खून। एक के अंदर ऑक्सीजन वाला खून तो दिल से लेकर जाएगी और एक कार्बन वाला खून दिल तक लेकर आएगी। बात समझ में आ गई? लास्ट है हमारी कैपिलरी। क्या होती है? कैपिलरी। कैपिलरी होती है बहुत पतली पतली, बहुत छोटी छोटी, मतलब जहां पर ये नसें नहीं जा सकती, जहां पर आर्टरी और वेन नहीं जा सकती, वहां पर चीजों को पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारी कैपिलरी करती है। जैसे कि आंखों की पलक कौन सी नस है? कान कौन सी नस है? यहाँ पे बाल, खोपड़ी, यहाँ पे कौन सी नस है? तो बेटा यहाँ पर क्या है? इस पतली जगह में
कैपिलरी है। क्या है? कैपिलरी। सब समझ में आ गए? इंसान के अगर कोई पूछे कि दिल में कितने चैम्बर है तो हम बोलेंगे 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। ठीक है, 4 कमरे है ना? ठीक है। इंसान के अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है? डबल। कैसा होता है? डबल। कैसे? एक बार तो ऑक्सीजन वाले खून को पूरे शरीर में घुमाता है और दूसरी बार गंदे खून को दोबारा से वापस लाता है ताकि उसकी सफाई की जा सके। डबल सर्कुलेशन हो गया। लेकिन बेटा जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर भी, पक्षियों के अंदर भी कितने हैं? 4 चैम्बर का हार्ट। लेकिन जो लोग, जैसे मछली, लोग बोल रहा हूँ, जैसे मछली, उनके अंदर सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। कितने? 2 ही कमरे उनके दिल में। कितने? 2 ही कमरे होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि बेटा उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन हो सकता है, एक ही बारी खून घूमता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है? सिंगल सर्कुलेशन होता है। और एम्फीबियन या रेप्टाइल, मतलब हमारे रेप्टाइल का मतलब हो गया वो, जैसे हमारे सांप है ना, सांप, ये जो रेप्टाइल जो रेंगने वाले जानवर है ज्यादातर, इनके अंदर भी कैसा है? इनके अंदर बेटा 3 चैम्बर का, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर का हार्ट होता है। इनके अंदर भी सर्कुलेशन सिंगल होता है। इनके अंदर बेटा सर्कुलेशन होता है डबल। उनका खून कैसा होता है? गर्म। ऐसा वार्म ब्लडेड एलिमेंट। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? हम गर्मी और सर्दी के अंदर एडजस्ट लेकिन जिनके अंदर बेटा सिंगल सर्कुलेशन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मछलियां है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियन है, बेटा उनके अंदर क्या होता है? वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है? उन्हें सर्दियों में ज्यादा ठंड में सोना पड़ता है। इसलिए आपको दिखाई देता होगा कि ज्यादा ठंड पड़ते ही चींटियां गायब हो जाती हैं, है ना, क्या बोलते हैं, छिपकली गायब हो जाती है, कीड़े मकोड़े कम दिखते हैं। ठीक है, लेकिन गर्मी जैसी आएगी आपको चारों तरफ वो लोग घूमते हुए नजर आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है बेटा, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। एक चीज और सुनो बेटा, एक चीज जरा इधर आके फोकस करके सुनो बेटा, इस चीज को जरा बड़ा ध्यान से सुनना कि पल्मोनरी वेन, क्या पल्मोनरी वेन ये क्या करती है बेटा? इंग्लिश में बता रहा हूँ। पल्मोनरी वेन इंग्लिश में तो कुछ नहीं करती, दिल में करती है। लंग्स से CO2 लेती है, मतलब फेफड़ों से ऑक्सीजन लेती है पल्मोनरी वेन, और कहाँ पहुंचती है? लेफ्ट एट्रियम में। वहां से बेटा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वहां से ऑर्टा के अंदर चला जाएगा। और ऑर्टा से क्या निकलता है? ऑर्टा से निकलता है बेटा हमारा सबसे ऑक्सीजन वाला खून। इस दिल से निकलकर, मतलब फेफड़ों से साफ होके आया और फिर दिल के इन सिस्टम से होके शरीर में फेंक दिया गया। बाद में शरीर से, जब शरीर ने ऑक्सीजन यूज कर लिया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वेना कावा कहां पर लेके आई? राइट एट्रियम में। कहा? राइट एट्रियम में। फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में गया और उसके बाद मेरे पल्मोनरी आर्टरी, मतलब ये कहां चला गया? हमारा लंग्स के, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास गया, जहां से इसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया। बात समझ में आ गई? अब बेटा इसको जरा हिंदी के अंदर देख लेते हैं। कहा? हिंदी में। देखो, ये बेटा दिल है। क्या है? हमारा दिल है, हमारा हार्ट है। और ये क्या है? हमारा फुफ्फुस। और ये हमारा शरीर। ये क्या है? हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है। बेटा देखो, ये जो नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है और ये लाल लाल आपको दिखाई देगा, लाल वाला है साफ खून, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और ब्लू वाला है, नीला वाला कौन सा है? गंदा खून, मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है बेटा। और फेफड़े के पास देखो, दिल ने क्या किया? दिल ने साफ खून कहा? महाधमनी से फेफड़े के शरीर के पास भेजा। शरीर ने इसको यूज किया और इसको यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। तो फिर ये खून महाशिरा से बेटा सीधा कहाँ चला गया? हमारे हार्ट के अंदर चला गया। फिर इस हार्ट ने एकदम फिर पिचका, ये पिचकता है और खुलता है तो खून अंदर खींचता है, पिचकता है तो बाहर फेंकता है, लप डब। ठीक है, धक धक, सुनते हो ना? ठीक है। तो बेटा धक धक किसी को देख के नहीं होती, धक धक किस वजह से हो रही होती है? हाँ, तो जब भागते हो तो तेज होता है ये काम। अब बेटा ये क्या करता है? इसको दोबारा से ऊपर फेफड़े के पास भेज देता है। कहाँ भेज देता है? फेफड़े के पास भेज देता है। इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। कौन सी? फुफ्फुस धमनी जब फेफड़े के पास पहुंचाती है, फेफड़ा क्या करता है बेटा? इस खून को साफ करता है। कैसे करता है? इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और इसमें ऑक्सीजन भर देता है। फिर वो ऑक्सीजन बेटा फुफ्फुस शिरा से दोबारा से हमारे हार्ट में एंटर हो जाती है। यही था बेटा। अब एक चीज और समझो बेटा, इधर बैठो, कि बेटा जो ब्लड होता है, जो इसका एक प्रेशर है, जिस प्रेशर पे हमारा जो खून चलता है शरीर में, उसका एक क्या है? एक प्रेशर होता है। क्या होता है? एक प्रेशर होता है। कम से कम प्रेशर होता है बेटा इसका 80, और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रेशर हो सकता है 120। ठीक है,
पारा लगा होता है, पारा, पारा क्या होता है बेटा, थर्मामीटर के अंदर जो गोल गोल बबल आ रहा होता है, वो बबल लगा होता है, ऊपर नीचे चलता है, वही रेटिंग बताता है। अगर किसी का 80 से नीचे हो तो हम बोलते हैं बीपी लो है, ब्लड प्रेशर लो है, और रक्तचाप भी बोलते हैं हिंदी में। और 120 से ज्यादा है तो बोलते हैं रक्तचाप ज्यादा है, मतलब बीपी ज्यादा है। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं, हमने इंसानों के बारे में पढ़ लिया, अब हम चलते हैं बेटा पादपों के बारे में, मतलब पेड़ों के बारे में। क्या पेड़ों के अंदर भी कुछ चीजें इस तरह से चलती हैं? बिल्कुल चलती है, पर बेटा पेड़ों के पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई फेफड़े, लंग्स नहीं है। वहां पर क्या है? वहां पर तो दो ही काम करने हैं, जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंचाना है, पत्ती में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होगा, वहां जो भोजन बनेगा, वहां जो एनर्जी बनेगी, उसको पौधे में सारी तरफ पहुंचाने का काम होता है। ये दो काम होते हैं। तो बेटा उसमें एक चीज होती है जाइलम और दूसरी होती है फ्लोएम। यही दो टिश्यूज उसके अंदर ये काम करते हैं। तो पहला जाइलम का काम होता है पानी को जमीन से या जड़ से अपवर्ड्स, ऊपरी मोशन करना, ऊपर की तरफ मोशन करते हैं, ऊपर की तरफ गति करते हैं और पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। और फिर पत्तियों में बने खाने को हम पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? हमारे पौधों के, वो है बेटा फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। तो जा से जल, जा से जाइलम, इस तरीके से याद आप कर लेना, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, अब एक लास्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं, इंसानों के अंदर एक्सक्रीशन। क्या? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है मानवों में उत्सर्जन। मतलब हमारे शरीर में जो गंदगी बनती है, पहले देखो दो तरह की गंदगी तीन तरह की बन गई। पहली तो जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो हमने बेटा खाने वाले सिस्टम से बाहर कर दिया। दूसरा, जो सांस के अंदर हमने गंदगी बनाई वो हमारी फेफड़ों ने बाहर कर दी। और अब तीसरी गंदगी होती है जो पीने से आती है। क्या? पीने से आती है, या और तरीके से जो हमारे अंदर गंदगी बाहर नहीं निकल सकती, वो निकलती है बेटा हमारी किडनी के द्वारा। किसमें? किडनी के द्वारा। इसको वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? वृक्क कहते हैं। किडनियां कितनी होती हैं? किडनी में एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। एक इधर पीछे की तरफ। तो आदमी बोलते हैं ना, आदमी एक किडनी पे भी जिंदा रह सकता है, इसका मतलब दो होती होंगी तभी तो एक पे जिंदा रह सकता है, एक डोनेट दे देता है तो। ठीक है बेटा, किडनी का काम क्या होता है? एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे और भी ऐसे तत्व बनते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। उसके अंदर है बेटा यूरिया या यूरिक एसिड और अमोनिया। ये हमें हमारे शरीर के अंदर नहीं चाहिए, ये होती है गंदगी। तो इन्हें हमें बाहर निकालना है। क्या निकालना है? बाहर निकालना है। तो इन्हें बाहर निकालने का रास्ता होता है पानी के द्वारा। तो जो हम जल पीते हैं वो जल क्या करता है? इस शरीर की इस गंदगी को नीचे लेकर जाता है, और हमारे किडनी जो होती है, किडनी जो वृक्क होता है, ये बेटा पानी को छानता है और उतना ही पानी बाहर करता है जिसमें वो गंदगी बाहर चली जाए। इतना भी नहीं कि पूरे शरीर का पानी बाहर कर दे। और एक बात देखो, जब पानी बेटा ऊपर से नीचे आता होगा तो अपने साथ खाली गंदगी तो लाता नहीं होगा, कुछ काम की चीजें भी ले आता होगा। जब पानी पेट से होके जा रहा है तो हो सकता है आपकी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, है ना, बहुत ऐसी चीजें वहां पर ले जाता होगा। तो उन चीजों को रोकना, उन चीजों को पहचान कर किडनी क्या करती है? रोक लेती है। ठीक है, और बाकी गंदगी को बाहर जाने देती है। तो इतना स्मार्टली बेटा किडनी काम करती है। जैसे फेफड़ों के अंदर एल्वोली थी, क्या थी? एल्वोलाई थी। फुफ्फुस के अंदर क्या था? छोटी छोटी कूपिकाएं थी। इसी तरीके से नेफ्रॉन के अंदर, सॉरी किडनी के अंदर जो तत्व होता है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। आओ बेटा नेफ्रॉन का चित्र देखते हैं। ये देखो, ये बेटा नेफ्रॉन का चित्र दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? चित्र। यहाँ पर ये गोल संरचना जो है इसे बामन कैप्सूल बोलते हैं या बामन संपुट बोलते हैं। क्या? या बॉमन्स कैप्सूल इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर बेटा वो चीजें इकट्ठी होती हैं जो पूरे शरीर से आकर आती हैं। फिर बेटा इस नलिका के अंदर ऊपर से नीचे जग जाने में पूरा बेटा एक एक चीज को देखा जाता है, एक एक चीज को कंसंट्रेशन के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है कि क्या चीज काम की और क्या चीज नहीं है। और बेटा बाकी वेस्ट मटेरियल को बाहर कर दिया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसकी डिटेल बेटा 11th क्लास में काफी ज्यादा है। एक चीज सुनने की जरूरत है, यहाँ पर एक ये क्रियाकलाप के उसमें रखा है कि ये भी जानते हैं क्या बेटा, जब किसी की अगर किडनी खराब हो जाए, क्या तो इसका मतलब उसके खून की गंदगी, उसके शरीर की गंदगी तो बाहर जा नहीं पाएगी। इसका मतलब वो गंदगी अंदर जमा होगी, मतलब वो बीमारी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस तरह का आदमी बेटा बाहर जाकर डायलाइसिस करवाता है, मतलब किसी मशीन में अपना खून साफ करवाता है। शरीर का खून बाहर जाता है, बाहर वो छनता है और फिर अंदर आता है। लेकिन वो प्रोसेस बेटा जिंदगी भर काम नहीं आ सकता, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से किडनी काम कर सकती है मशीनें काम नहीं कर सकती। और किडनी अपना काम बेटा 24 घंटे कर रही होती है, पर मशीन पे तो आदमी कुछ घंटे के लिए जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए उस तरह के आदमी का जीवन बेकार हो जाता है। तो आप अपनी किडनी का ध्यान रखें, ज्यादा पानी पिएंगे तो आपकी किडनियां खराब नहीं होंगी। क्या? और बाहर का कम खाएंगे तो आपकी किडनियां खराब नहीं होंगी। और बेटा जो लोग पानी ज्यादा नहीं पीते हैं उनके मिनरल्स, उनके कैल्शियम वगैरह ये सारी चीजें और गंदगी
बेटा बाहर नहीं निकल पाती, वो कूड़ा जैसे हमारी नाली में इकट्ठा होकर नाली को जाम कर देता है, इसी तरीके से किडनी में वो कूड़ा इकट्ठा होकर पथरी का स्टोन का रूप ले लेता है। ये आपके कोर्स में नहीं है पर मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो स्टोन का रूप ले लेता है और ना पानी ज्यादा पीने वालों की बेटा फिर किडनी का ऑपरेशन करना पड़ता है, या कई बार वो किडनी फट जाती है या फेल हो जाती है। ठीक है बेटा, आई होप आप ऐसा नहीं करेंगे। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। विज्ञान कक्षा 10 साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी, या चैप्टर नंबर 6 बोल सकते हो इसे, बायोलॉजी का दूसरा, और इस बुक का छठा, इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसका मतलब होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके ऊपर? हमारे शरीर के ऊपर। इसका मतलब एक बात आप समझ लो, हमारे शरीर पे हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कौन सा काम हम अपने आप कर सकते हैं, कौन सा काम हम अपने आप नहीं कर सकते, इसी को जानना इस चैप्टर में हमारे को है, और कुछ भी नहीं है। इतना सा इजी चैप्टर है। देखो हमारे दिमाग, हमारा जो दिमाग है क्या है? दिमाग, इसको बोलते हैं CNS। क्या बोलते हैं? CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? मतलब ये क्या? हेड ऑफिस। क्या है? पूरे शरीर को चलाने का ठेका इसने ही ले रखा है। किसी के सर में गोली मार दो वो मर जाएगा, हाथ में मारो तो मर जाएगा, पैर में मारो तो मर जाएगा, लेकिन शायद कुछ बच्चों के घुटने पे गोली मारने से भी वो मर जाएंगे, क्योंकि उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम घुटने के आसपास होता है। मजाक कर रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो मजाक की बात है। तो बेटा दिमाग इस पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो ये क्या है? सेंटर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जैसे आपका क्या है? CBSE क्या है? आपका सेंट्रल बोर्ड है। ठीक है, अच्छा अगली चीज देखो, अब ये पूरे शरीर से जुड़ा हुआ कैसे है? तो ये बेटा हमारा शरीर, पूरे शरीर से दिमाग न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। क्या हम यहाँ पर छूते हैं, हमें यहाँ पर पता चल जाता है, हमें कोई मारता है, हमें यहाँ पर पता चल जाता है, फिर ये हमसे कहता है कि इसको उल्टा मारो, ऐसे मारो, या कुछ उठाकर मारो, तो ये हमें बताता है। और फिर ये हमारे इस हाथ से बोलता है कि ये उठाओ, ऐसे मारो। ये सारी चीजें कौन बता रहा है? दिमाग बताता है। और कब बताता है? जब इसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है। इंफॉर्मेशन पहुंचने के और भी तरीके हैं, आंख से भी इंफॉर्मेशन ली जाती है, देख के, सूंघ के पता चल जाता है, ठीक, और महसूस कर सकते हैं, मतलब गर्मी और सर्दी फील कर सकते हैं, और हम किसी को टच करके भी बताते हैं। क्या? टच करके भी फील करते हैं। जीभ से बताते हैं गर्म ठंडा है, या तेज है, या नमक है, या मीठा है। ये बेटा सारे क्या होते हैं? सेंसरी नर्व, मतलब जिनसे संवेदना हमें पता चलती है, जिससे हमें संवेदना पता चलती है। बात समझ में आ गई? बहुत सारी आगे पीछे की चीजें एक साथ इकट्ठी करके बता रहा हूँ जो मेन काम है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, CNS जो है दिमाग, ये दो चीजों से मिलकर बना है। पहला तो दिमाग है, क्या है? दिमाग है पहली चीज। दूसरी बेटा स्पाइनल कोड। क्या? रीढ़ की हड्डी। देखते हो रीढ़ की हड्डी? इस रीढ़ की हड्डी के अंदर, ये रीढ़ की हड्डी खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली। तो हमारी दिमाग से बेटा एक बड़ी, एक कैसी निकलती है? जड़ जैसी संरचना निकलती है, रूट जैसी, और इस पूरी कहाँ चलती है? इस पूरी रीढ़ की हड्डी में चलती है और नीचे तक जाती है। और ये हमारे पूरे शरीर में न्यूरॉन से जुड़ी हुई है। मतलब दिमाग में संदेश कैसे पहुंचता है? हाथों से, पैरों से, शरीर में हर जगह से रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से सीधा दिमाग में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि कई बार हमारे दिमाग तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए बिना भी हम कुछ काम कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की क्या होती है? बहुत कमी होती है। आप समझ जाओगे क्या है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, एक चीज और, हमारे शरीर में आने वाले बदलावों को हमारा दिमाग कंट्रोल सीधे तरीके से नहीं करता। तो ये काम कौन करता है? ग्रंथियां करती हैं। कौन करती हैं? ग्रंथियां करती हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं, जिनसे निकलते हैं हार्मोन। इससे क्या निकलते हैं? हार्मोन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कौन सा हार्मोन निकलता है, कहाँ पर होता है, और क्या काम करता है। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अच्छा, अब ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। इसके बाद अगला होता है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब बाकी शरीर के अंदर फैला हुआ नर्वस सिस्टम। ये शरीर की जानकारी लेता है, CNS तक, दिमाग तक पहुंचाता है, हमारी मेरुरज्जु मतलब हड्डी तक पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, और फिर वो क्या करती है बेटा? डिसीजन लेती है कि आगे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं, किसी ने मेरे चाटा मार दिया तो मैं चाटा उसको तुरंत मार दूंगा। किसी ऐसे ने चाटा मार दिया जो हमसे बड़ा है, तो हम शायद उल्टा ना मारे। तो हमारे दिमाग ने सोचा, उस परिस्थिति को समझा, ठीक है, और हमने ये भी सोचा आगे मार देंगे तो क्या होगा। तो हमारे शरीर से और हमारे दिमाग के अंदर जो कनेक्शन है वो न्यूरॉन से होता है। मैंने आपको बताया, क्या बताया? न्यूरॉन से होता है। तो बेटा न्यूरॉन कैसा होता है, जरा इसके बारे में देख लो। ये रहा न्यूरॉन, क्या रहा? ये रहा बेटा न्यूरॉन का चित्र। ये चित्र बहुत जरूरी है, देखने में बेहद आसान,
लेकिन बार बार बेटा यूज होता है। ये न्यूरॉन का हेड है और ये उसकी टेल, मतलब उसका एंड है। क्या है? उसका एंड है। बेटा ये एक सिंगल न्यूरॉन का चित्र है, ऐसे हजारों न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऐसे हजारों न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनके बीच में सूचना हमारे दिमाग तक, और दिमाग से जहां भी, जैसे हाथ तक सूचना पहुंचानी तो हाथ तक, पैर तक सूचना पहुंचानी चलने की तो पैर तक, कमर तक, आंखों तक, ये सब पहुंचता रहता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए एक बार आप बेटा बोर्ड पे फोकस करो। तो न्यूरॉन का कैसे चित्र बनाएंगे? अगर न्यूरॉन का चित्र बनाने को आ जाए, बहुत आसान है बेटा। ऐसे ही बनाना ऊपर, इसको एंड तक ले जाना जितनी आपकी जगह हो। बेटा इसकी टेल बना देना जो मैंने बताई थी। ये करिए। उसके बाद बेटा इसको दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक, इसका न्यूक्लियस बनाना, केंद्र बनाना, क्योंकि सेल है तो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये एक न्यूरॉन का चित्र बेटा बन गया। क्या? न्यूरॉन का चित्र बन गया। ये बेटा इसका केंद्र हो गया, मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसके बेटा डेंड्राइट्स हो गए। क्या हो गए? हिंदी में बेटा किसे क्या कहते हैं? दुम्रिका। क्या? दुम्रिका। क्या कहते हैं? दुम्रिका। ये बेटा क्या है? अंतिम शिरा या एंडिंग। अंतिम सिरा हो गया। क्या हो गया? और ये हो गया बेटा तंत्रिकाक्ष। क्या हो गया? मतलब एक्सॉन। क्या? एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन। मतलब देखो गैप है ना सेल के बीच में, गैप है ना, ये जो गैप होता है ना दोनों के बीच, इसी को तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। ठीक है बेटा, उधर फोकस करें। ये मैंने बेटा आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। अगर स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए या नेमिंग करने को आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगली चीज देखो। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, न्यूरॉन आपस में ऐसे नहीं जुड़े होते, न्यूरॉन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। क्या होता है बेटा? गैप होता है। उस गैप को बेटा बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। और सिग्नल बेटा कैसे जाते हैं न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में? किस फॉर्म में जाते हैं बेटा? बिजली की फॉर्म में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाते हैं। किसमें? ऊर्जा। किसमें? ऊर्जा की फॉर्म में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में सिग्नल पहुंचता है। इस बात को बेटा याद रखना। ठीक है। अच्छा, एक होता है बेटा सेंसरी न्यूरॉन। एक ऐसा न्यूरॉन होता है जो कि बेटा सबसे पहले चीज को महसूस करता है। क्या? महसूस करता है। और दूसरा होता है बेटा मोटर न्यूरॉन, मतलब जो कि काम इंफॉर्मेशन लेकर आता है दिमाग से और उस ऑर्गन तक पहुंचता है जो काम करना है। मानो मेरे दिमाग ने बोला ये मार्कर मुझे उठाना है, तो मेरे दिमाग ने मेरे हाथ को बोला, अब मेरा हाथ ऐसे गया और उसने उठा लिया। समझ गए? ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन ने बेटा काम करवा दिया। समझ गए? अच्छा, अगली चीज होती है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके बारे में आपको शुरू से बताया। क्या बोला? रिफ्लेक्स एक्शन, या मतलब प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया। ये क्या होती है? एकदम अचानक से होने वाला काम। जैसे एकदम अचानक से होने वाला काम। कई बार मैं अचानक से बैठा हूँ और मुझे पता नहीं चला कि मेरे नीचे कील है, मैं बैठता हूँ तो एकदम से उड़ जाता हूँ, या किसी गर्म चीज पे मेरा हाथ लग जाता है एकदम से मैं हाथ हटा लेता हूँ, है ना? तो ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर हमारी रक्षा करना चाहता है। तो बेटा हमारे पास इस तरह की सिचुएशन के अंदर इतना भी टाइम नहीं होता कि हम अपने दिमाग तक सूचना पहुंचाएं और फिर दिमाग से या अपने माइंड से या सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आदेश लेने का, ऑर्डर लेने का टाइम भी हमारे पास नहीं होता। इस केस में क्या होता है? हमारी मेरुरज्जु, मतलब हमारी मेरुरज्जु ही, हमारी जो बेटा ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, यही सारा डिसीजन ले लेती है। यही सारा डिसीजन ले लेती है। इंग्लिश में से स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। यहीं तक हमारा सिग्नल जाता है और जिस भी ऑर्गन के अंदर दिक्कत होती है, जिसमें से कुछ जला किसी में, तो उसको क्या करती है? हटा देती है। बैठे तो उठा देती है ना? एकदम से आंख के पास कुछ आए तो मुंह को हटा देती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। एकदम से होने वाली क्रिया, एकदम से होने वाली प्रतिवर्ती चाप। ये देखो बेटा, इधर इंग्लिश का हो गया, हिंदी में जरा देखो। हिंदी में देखो बेटा, एक भाप के बर्तन के ऊपर देखो हाथ है, हाथ में भाप लगी, एकदम से हाथ चल पड़ा। क्यों? ताकि जल ना जाए। मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया? उसको इन्फॉर्मेशन दी। जैसे ही उसके बाद इन्फॉर्मेशन की जल रहा है तो बेटा मेरुरज्जु ने, मतलब यही इसी स्पाइनल कॉर्ड ने ही बोल दिया कि बेटा इसको हटा लो। मोटर न्यूरॉन से क्या बोला? प्रेरक तंत्रिका से कही कि बेटा
हटा लो। संवेदी तंत्रिका मतलब सेंसर न्यूरॉन ने बताया कि कुछ दिक्कत हो रही है और हमारे प्रेरक तंत्रिका ने उसे हटा दिया और फिर ये काम होने के बाद इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचा दी। क्या फिर ये काम होने फिर उसके बाद हम क्या सोचते हैं एकदम से हटाने के बाद, अरे यार क्या था, जल जाते तो क्या होता, फिर सोचता है दिमाग, क्योंकि ये जानकारी ये काम होने के बाद हमारे दिमाग तक पहुंचाई जाती है। ठीक है बेटा, अब जरा दिमाग के बारे में देखो। इंसान का दिमाग होता है, इंसान का दिमाग बेटा 3 भागों में बटा होता है। किसमें? 3 भागों में बटा होता है। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं बेटा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, छोटा दिमाग पीछे की तरफ। ठीक है, ऐसे तो करते हैं। देखो हिंदी में देखो, हिंदी में क्या है, आगे वाले सारे वाले को अग्र मस्तिष्क, बीच वाले को प्रा मस्तिष्क और नीचे वाले को बेटा अनुमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, प्रा मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। और बेटा इसे बोलते हैं मेरुरज्जु। स्पाइनल कोड को क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। तो यहाँ पे क्या है? मेरुरज्जु। स्पाइनल कोड की जगह क्या है? मेरुरज्जु। और ये कपाल खोपड़ी का मतलब क्या है? कपाल खोपड़ी का मतलब बेटा क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब होता है खोपड़ी के अंदर जो दिमाग होता है, इस खोपड़ी के अंदर ही दिमाग है। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा दिमाग बहुत नाजुक है, सब कुछ चला रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए खोपड़ी में क्या है? पैक है। कैसा है? पैक है। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। अच्छा एक बात याद रखना, हमारे जो फोर ब्रेन है उस फोर ब्रेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। उसका नाम है बेटा सेरेब्रम। क्या नाम है बेटा उसका? सेरेब्रम। क्या नाम है? सेरेब्रम। याद रखना, इसमें 2 नामों में बेटा दिक्कत होती है। अग्र मस्तिष्क का भाग है, मतलब हमारे फोर ब्रेन का भाग क्या है? सेरेब्रम। और हिंड ब्रेन क्या नीचे की तरफ जो हमारा छोटा दिमाग जिसे बोलते हैं, उसका भाग है बेटा पोन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। देखो सेरेब्रम से मैच करता है ना, ऊपर क्या है? सेरेब्रम और नीचे क्या है? सेरेबेलम। वो फोरहेड का मतलब फोरहेड बोल रहा हूँ, फोर ब्रेन का पार्ट है और बेटा वो किसके पार्ट है? हिंड ब्रेन के पार्ट है। किसके? हिंड ब्रेन के पार्ट है। अब बेटा और चीजें जरा इंपॉर्टेंट सुन लो। फोर ब्रेन का काम क्या है? हिंड ब्रेन का काम क्या है? मिड ब्रेन का काम क्या है? मतलब अग्र मस्तिष्क का काम क्या है? प्रा मस्तिष्क का काम क्या है? और हमारे अनुमस्तिष्क का काम क्या है? बेटा फोर ब्रेन का काम होता है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जब हम देते हैं, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इस टाइम तुम देख रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू जाती है? उसी के थ्रू अंदर जाती है। क्यों? ये आंख, नाक वगैरह, आंख उसी से कनेक्टेड है। फोर ब्रेन हमारे फोर ब्रेन से अग्र मस्तिष्क से क्या है? कनेक्टेड है। दूसरा मेमोरी स्टोर करना, मतलब यहीं पे हमारे ये सारी चीजें क्या होती हैं? स्टोर रहती है। हमारी मेमोरी क्या होती है? यही होती है। हमारी मेमोरी क्या होती है? यही होती है। अगली चीज बेटा स्मेल, सूंघने की शक्ति, फील और टच और गर्मी और सर्दी लगने का एहसास भी यही करवाता है। और साइकिल चलाते हुए बैलेंस या चलते हुए बैलेंस भी यही करवाता है। दूसरा बेटा क्या है? हिंड ब्रेन। क्या? हिंड ब्रेन। या हम क्या दे तो लास्ट है हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन भी सुन लो बेटा, मिड ब्रेन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं होते। आप कह सकते हो हमारी आंखों की शक्ति और सुनने की ताकत मिड ब्रेन के पास होती है। और बेटा ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करता है। ठीक है, अब जो हिंड ब्रेन के काम समझ लो, किसके? हिंड ब्रेन के काम समझ लो। तो इनवॉलंटरी काम, इनवॉलंटरी का काम क्या है बेटा? एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। अभी बेटा समझ लो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। इसका क्या मतलब है भाई? कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मेरे हाथ का चलना, मेरे मुंह का चलना, आंखों का इधर उधर चलना, मेरा लेटना उठना बैठना, ये सब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या मैं अपनी दिल की धड़कन को कंट्रोल कर सकता हूँ? क्या मैं अपने अंदर हो रहे डाइजेशन को रोक सकता हूँ? खाने के पचने को रोक सकता हूँ? क्या मैं अपने सर्कुलेशन को रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता ना। मैं इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो कि चलती रहती हैं पर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? ये बेटा हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। और उसी के अंदर मैंने एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था जिसका नाम था सेरेबेलम। क्या नाम बताया था? सेरेबेलम। ठीक है। और सेरेबेलम का काम क्या है? हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना। लो जी मैं सीधा बैठ गया, ये उसका काम है। दूसरा मेरे शरीर को ठीक से बैलेंस करना। क्या? ठीक से बैलेंस करना। ठीक। और इसी के अंदर मैंने तुमको एक चीज और बताई थी, पोन्स। क्या बताई थी? पोन्स। उसका काम क्या है? इसका काम है बेटा हमारे शरीर में सांस की रेट को डिसाइड करना। जब मुझे सांस तेज लेनी होगी तो तेज दिलवाएगा, धीरे लेनी होगी तो धीरे दिलवाएगा। मैं रिलैक्स बैठा हूँ, नॉर्मल सांस ले रहा हूँ, तो मुझसे भी रिलैक्स बैठे हो और धीरे सांस ले रहे हो। जो कोई भाग रहा होगा तो कैसे करेगा? और तेज सांस लेगा। ठीक है। अब मेड्यूला ओब्लेंगाटा। क्या बेटा? मेड्यूला ओब्लेंगाटा का एक बारी काम सुन लो। रेगुलेट हार्ट बीट बाय स्नीजिंग कफिंग। अभी मेडुला ओब्लेंगाटा का काम क्या है?
भैया मेडुला ऑब्लिंगाटा का काम है हमारे दिल की धड़कन को मेंटेन करना। क्या? हमारे दिल की धड़कन को मेंटेन करना, हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करना। और दूसरा क्या है, जैसे हम चीखते हैं, एकदम से चीखते हैं, कोई जान के तो चीखते नहीं, जान के चीखने की प्रैक्टिस करते हैं, एकदम क्या होता है अपने आप ही छींक आ जाती है, वो भी वही करवाता है। उल्टी आने का मन करता है, वो भी वही करवाता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा। और क्रेनियम क्या है? कपाल खोपड़ी क्या है भाई? कपाल खोपड़ी वो है जो हमारे दिमाग को बचा के रखती है। कपाल खोपड़ी क्या है? हमारे दिमाग को बचा के रखती है। हाँ, और एक चीज याद रखना, हमारे खोपड़ी के अंदर भी दिमाग के आसपास एक फ्लूइड भरा होता है, तरल भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं हम सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड या CSF शॉर्टकट में बोलते हैं। और कई लोग इसे बोलते हैं केमिकल लोचा। क्या बोलते हैं? केमिकल। दिमाग का लोचा मत कर, क्या बोलते हैं? हाँ। अब बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में समझ लो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है जो ऐसी ग्रंथि जो अंदर ही अपनी चीजों को, अपने हार्मोन्स को छोड़ती है। मैंने आपको शुरू में बताया था इसमें हार्मोन के बारे में पढ़ना है, तो कौन सा हार्मोन है, उसका क्या नाम है, उसका क्या काम है, एक बार जरा NCERT का चित्र देख लो आप। इंग्लिश मीडियम वाले जरा टेंशन में मेंशन ना हो जाए, मैं उनको इंग्लिश में भी बता दूंगा। ये देखो बेटा, ये स्त्री और पुरुष का चित्र है। हार्मोन बेटा टोटल हमारे सेम है, सिर्फ नीचे ही हमारे हार्मोन्स दोनों अलग होते हैं। जनन अंग के जो हार्मोन है यही अलग होते हैं, बाकी सारे हार्मोन हमारे कैसे होते हैं? सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। देखो कौन सा हार्मोन कहाँ पर, कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्लैंड कहाँ पर है? देखो पीनियल ग्लैंड हमारी दिमाग में, पीयूष ग्रंथि हमारी दिमाग में, हाइपोथैलेमस क्या हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि दिमाग में, ठीक है, प्राटुव ग्रंथि, अवटुव ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ऊपर अग्नाशय पे, और अधिवृक्क ग्रंथि भी हमारी कहाँ पे? किडनियों के ऊपर। वृषण ग्रंथि कहाँ पे? हमारे जननांग में। बेटा लड़कियों के अंदर पूरी की पूरी सेम है, सिर्फ और सिर्फ नीचे अंडाशय है और कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा आपको, तो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट आप बेटा नाम उनके काम सुनते चले जाओ। सबसे पहली ग्लैंड है बेटा एड्रिनलिन ग्लैंड। क्या? एड्रिनलिन ग्लैंड। बेटा एड्रिनलिन ग्लैंड को ही अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं जो हमारी किडनी के ऊपर है। इसका काम क्या होता है बेटा? डर का हार्मोन, लड़ाई का हार्मोन और फ्लाइट का हार्मोन, जो तुम देखते हो झूले पे चढ़ते हुए तितलियां हो जाती है पेट में, ये काम कौन करवाता है? डर कौन लगवाता है? कपकपी छूटने लगती है लड़ाई से पहले, ये कौन करवाता है? एड्रिनलिन ग्लैंड करवाती है। इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन। दूसरा हार्मोन है हमारा भैया थायरोक्सिन। क्या? थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। क्या होती है? यहाँ होती है। क्या होती है? यहाँ होती है ना। और पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कौन सा निकलता है? ग्रोथ हार्मोन, मतलब जिससे हमारी हाइट वगैरह बढ़ती है। क्या? हाइट बढ़ती है। अगर बेटा किसी की पीटी ग्लैंड में दिक्कत हो जाए, कम हार्मोन निकले तो उसकी हाइट छोटी रह जाती है, और बिल्कुल काम ना करे तो बिल्कुल बौना रह जाता है, और ज्यादा काम कर जाए तो उल्टा सीधा लंबा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता देखने में। ठीक है, ठीक है। अब बेटा थायरोक्सिन ग्लैंड के बारे में सुन लो। थायरोक्सिन ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करती है बेटा? इसका काम होता है हमारे बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करना। बेटा दूसरा काम होता है इसका प्रोटीन की सिंथेसिस करना। क्या? प्रोटीन की सिंथेसिस करना और फैट का मेटाबॉलिज्म करना। ठीक है, और हमारा मेटाबॉलिक रेट भी मेंटेन करता है। ठीक है बेटा, अगर इसको कोई दिक्कत हो जाए, अगर ये खराब हो जाए, आयोडीन चाहिए होता है इसको काम करने के लिए, जिसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, उसकी ग्लैंड खराब हो जाती है, उसकी ग्रंथि खराब हो जाती है, तो उसका क्या होता है? गला सूज के इतना बड़ा हो जाता है, ग्लैंड इतनी बड़ी हो जाती है, तो उसका बोलते हैं घेंगा रोग हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर हो गया। क्या हो गया? ग्वाइटर हो गया। अगला है बेटा इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन, हिंदी में बेटा इंसुलिन। ये कहाँ से निकलता है? पैनक्रियास से निकलता है। कहाँ से निकलता है बेटा? अग्नाशय से निकलता है। बेटा ये काम क्या करता है? इसका काम होता है हमारे शरीर में बढ़ रही शुगर को या ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। अगर ये ग्रंथि खराब हो जाए तो क्या होगा? हमारे शरीर में शुगर बढ़ी रहेगी, घट नहीं पाएगी, और क्या मतलब हमारे यहाँ शरीर में ग्लूकोज बढ़ता रहेगा, घट नहीं पाएगा, तो हमको जो बीमारी हो जाएगी उस बीमारी को कहते हैं शर्करा की बीमारी, और इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज की बीमारी, और इसका साइंस में नाम है डायबिटीज मेलिटस। क्या नाम है? डायबिटीज मेलिटस। इसी का उल्टा हार्मोन होता है बेटा ऑक्सीन। कौन सा? ऑक्सीन नहीं, ग्लूकागन, सॉरी ग्लूकागन। और ग्लूकागन क्या करता है? हमारे शरीर में कम हो रही शुगर की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ये भी बेटा पैनक्रियास से ही निकलता है, अग्नाशय से ही निकलता है। तो हम पैनक्रियास को कैसे कह सकते हैं कि भैया पैनक्रियास तो ऐसी ग्लैंड है जो कि कई तरह के हार्मोन निकालती है। और तुम्हें पता है पैनक्रियास से, अग्नाशय से रस भी निकलता है जो खाने को पचाने में काम आता है। अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है बेटा, लड़कों के अंदर और लड़कियों के अंदर सिर्फ एक ही ग्रंथि का अंतर है, वो है जननांग।
मतलब सेक्सुअल हार्मोन दोनों के अलग अलग होते हैं। लड़कों का होता है उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं और लड़कियों के अंदर क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों में क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन कहाँ निकलता है, टेस्टिस निकलता है, और जिसको हमने वृषण बोला था, क्या बोला था, वृषण बोला था, या अंडाशय, इसको हम यह वृषण देख रहे हो यहाँ पे। और लड़कियों के अंदर हम अंडाशय बोलते हैं, इसको बेटा इंग्लिश में कहा जाता है ओवरी। क्या कहते हैं हम, ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बेटा करते क्या है, ये इन हार्मोनों का क्या काम होता है बेटा, लड़कों के अंदर जो चेंज आते हैं, जैसे लड़कों के अंदर दाढ़ी मूंछ आती है, शरीर थोड़ा मस्कुलर हो जाता है और लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, तो ये काम कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन होता है, वो क्या काम कराता है, लड़कियों की शरीर आवाज कम करवाता है, लड़कियों के शरीर को पतला बनाता है, और उनकी लड़कियों की जो चाल होती है, जो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वो यही बेटा करवाता है। समझ रहे हो, ठीक है। अगली चीज देखो बेटा, क्या जिस तरीके से हमको इन सब चीजों की जरूरत होती है, हार्मोन्स की जरूरत होती है, क्या इस तरीके से पेड़ों को भी जरूरत पड़ती है, क्या पेड़ों के अंदर भी इस तरह का तंत्रिका होता है। तो बेटा पेड़ों के अंदर तो बेटा देखो कोई दिमाग तो है नहीं, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई मेरुरज्जु नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, वहां पर वो चलते फिरते भी नहीं है, तो वहां पर बेटा इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, वहां तो बड़ा ही बेटा छोटा सा आसान सा एक सिस्टम है। क्या है, छोटा सा आसान सा एक सिस्टम है। वो सिस्टम बेटा क्या है, उस सिस्टम के अंदर ये दो तरीके से बेटा ग्रोथ दिखा सकते हैं। क्या, दो तरीके से ग्रोथ दिखा सकते हैं। कुछ तो बेटा ऐसे पौधे होते हैं जिनको छूने से वो ग्रोथ या अपनी प्रक्रिया दिखा सकते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा। छुई मुई के पौधे का चित्र बेटा देखो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये रहा। छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो उसकी पत्तियां देखो सिकुड़ जाती है, तो ये तो बेटा हमें एक प्रतिक्रिया दिखाता है, लेकिन सारे पौधे तो ये प्रक्रिया नहीं दिखाते, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो वो, लेकिन सारे पौधे कुछ ऐसी प्रतिक्रिया है जो दिखाते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट है जो कि दिखाते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर बेटा कैसे होती है, सनलाइट, जैसे जिस तरफ सूरज होता है पेड़ भी बेटा उसी तरफ बढ़ता है, सनलाइट से वो बढ़ता है। जिस तरफ पानी होता है पेड़ों की जड़ें भी उस तरफ ही बढ़ती हैं, ठीक। और जिस तरफ ग्रेविटी होती है, जिस तरफ ग्रेविटी होती है तो पेड़ भी बेटा ग्रेविटी के तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। यही बेटा दो तीन चीजें उनके अंदर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक चीज और देखो, कई बार पौधा बेटा केमिकल की वजह से भी, जिस तरफ केमिकल रिएक्शन होती है, जिस तरफ वो केमिकल उसे खींचता है उस तरफ भी वो बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं बेटा कीमोट्रोपिज्म। यही बात बताना था बेटा। प्लांट के अंदर भी कुछ हार्मोन है जो मुझे याद करने पड़ेंगे, आपको बताने पड़ेंगे और बहुत जरूरी है, पूछे जाते हैं। तो बेटा प्लांट के हार्मोन का पहला नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है, ऑक्सिन। इसका काम क्या है, पेड़ों के अंदर वृद्धि कराता है, ग्रोथ इन प्लांट्स, ग्रोथ इन प्लांट्स। और ये मिलता कहाँ पे, स्टेम और रूट्स में। क्या मिलता है, स्टेम और रूट में, जड़ तथा तने में मिलता है। दूसरी चीज है बेटा जिबरलिन। क्या, जिबरलिन। जिबरलिन का काम क्या है, जिबरलिन भी बेटा प्लांट के अंदर क्या करता है, ग्रोथ करवाता है, लेकिन कैसे, सेल डिवीजन। कैसे, सेल डिवीजन करवाता है। कोशिका के अंदर क्या कराता है, कोशिका को बंटवा कर ये काम करवाता है। और इसका मेन काम क्या होता है, पेड़ की जड़ों में नहीं, ये पेड़ के तने को ही बड़ा करने का काम करता है, पेड़ के तनों को बड़ा करने का काम करता है, एलोंगेशन ऑफ स्टेम्स। नेक्स्ट है बेटा साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन। इसका काम क्या है बेटा, साइटोकाइनिन क्या करता है, पेड़ की एजिंग को रोकता है, पेड़ के पत्तों को गिरने से रोकता है। जो पेड़ का स्टोमेटा होता है ना, रंध्र छिद्र, उसे खोलना और बंद करना भी साइटोकाइनिन का काम होता है। और बेटा ये क्या करता है, प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ इन प्लांट्स, मतलब फ्रूट्स को बढ़ाने में, राइप करने में साइटोकाइनिन का ही काम होता है, ठीक है। प्लांट का बेटा एक लास्ट हार्मोन सुन लो, एक दो है और, एक है इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन। फ्रूट्स को बहुत तेजी से पकाने का काम कौन करेगा, इथाइलिन करेगा। क्या करेगा, इथाइलिन करेगा। रात तो रात पका डालेगा, इथाइलिन मारते हैं ना केलों पे, देखा होगा तुमने, ठीक है। हरा केला सुबह तक पीला हो जाता है, इथाइलिन। और बेटा एक लास्ट ऐसा इनका हार्मोन है प्लांट का जो कि सारे काम उल्टे करता है, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है भाई, प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है, प्लांट के पत्तों को गिरा देता है, प्लांट के फ्रूट्स को गिरा देता है, और स्टोमेटा को बंद करवा देता है, रंध्र छिद्र को बंद करवा देता है। ये सारे उल्टे काम करने वाला कौन है, एब्सिसिक एसिड है बेटा, इसको याद रखना। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म। विज्ञान कक्षा 10 चैप्टर 7, ठीक है, साइंस का चैप्टर 7।
जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वेरी इजी चैप्टर। देखो बेटा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बेटा जो जीव होते हैं, जो जिंदा होते हैं, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, जनन कैसे करते हैं। इसका क्या मतलब है, क्यों करते हैं भाई, जनन की जरूरत क्यों है, रिप्रोडक्शन की क्यों जरूरत है भाई। रिप्रोडक्शन की जरूरत इसलिए है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बेटा गेट बंद कर देना, तो हमारे जैसे और जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी, हम तो सारे यही खत्म हो जाएंगे। इसलिए बेटा रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन भाई दो तरीके से होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या अंतर है भाई, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो लोग मिलकर, एक फादर एक मदर, दो पेरेंट्स मिलकर एक नए बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, अलैंगिक जनन के अंदर एक ही पेरेंट होता है। जैसे अमीबा क्या करता है, उसको बेटा किसी और की जरूरत नहीं है, वो खुद ही को डिवाइड करके एक नए जीव को जन्म दे देता है। और ऐसे और भी एग्जांपल हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि अलैंगिक जनन के कई तरीके हैं, लैंगिक जनन का तो मैंने आपको बता दिया। तो आओ बेटा थोड़ा सा फोकस करो बोर्ड पे, देखो। तो बेटा अलैंगिक जनक जो है, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। इसके अंदर सबसे पहला तरीका है बाइनरी फ्यूजन। क्या मतलब, खुद को दो भागों में बांट लेना, खुद को दो भागों में बांट लेना। बाइनरी मतलब द्विविभाजन, क्या द्विसम विभाजन, खुद को दो भागों में बांटने से। अमीबा है, अमीबा क्या करेगा, अमीबा भाई धीरे धीरे बड़ा होगा, अपने आप को मोटा ताजा करेगा, फिर अपने आप को बेटा धीरे धीरे दो पार्ट्स में बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक। एक यहाँ न्यूक्लियस बना, यहाँ बना, और बेटा धीरे धीरे दो अमीबा अलग हो जाएंगे। ये हो गया बेटा बाइनरी फ्यूजन। एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जुड़ना, फ्यूजन मतलब टूटना, विभाजन मतलब टूट जाना, क्या टूट जाना, ठीक है बेटा, ठीक है। आ जाओ बेटा उस तरफ चले जाओ, आप समझ गए बेटा। तो ये एक जीव है, सिंगल जीव, इसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। एक ने क्या कर दिया बेटा, एक ने ही खुद को ही डिवाइड करके एक नया जीव बना लिया, ठीक है। अगला है इसके अंदर बेटा, उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन, मतलब बहुविखंडन, मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा टुकड़े में कोई बट जाए, एक से ज्यादा हो जाए। तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण अमीबा का, इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। क्या प्लाज्मोडियम मतलब वो मच्छर बेटा जहां मलेरिया का जो तत्व है, जिससे मलेरिया होता है, मलेरिया, क्या मलेरिया, या इसको याद करो प्लाज्मोडियम। ये करता है अपने आप को कई भागों में बांट लेता है, क्या कर लेता है, कई भागों में बांट लेता है। अगला है बेटा बडिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। अब बेटा एक बार इसका चित्र भी जरा देख लो, मुकुलन कैसे होता है। मुकुलन का मतलब होता है, बडिंग का मतलब होता है, बडिंग करने वाला होता है बेटा यीस्ट या हाइड्रा, यीस्ट और हाइड्रा, हिंदी में भी बेटा यही है। हाइड्रा कैसा होता है, हाइड्रा बेटा एक ऐसा जीव है, एक कोशिका का, जो कि समुद्र के अंदर या पानी के अंदर पाया जाता है। इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। धीरे धीरे क्या करता है ये बेटा क्या करेगा कि अपने यहाँ पर एक छोटा सा मुकुल बनाएगा, मुकुल मतलब बड बनाएगा। फिर ये बड क्या होगा बेटा, धीरे धीरे बड़ा होना चालू होगा, बड़ा होना चालू होगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा बेटा, ये अलग हो जाएगा, ये मुकुल नया अलग हो जाएगा। और देखो क्या बन गए, दो हाइड्रा बन गए, ठीक है बेटा। उस तरफ चले जाओ, ठीक है भाई, समझ में आ गया। देखो अगली विधि है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। क्या स्पोर फॉर्मेशन, क्या बेटा स्पोर फॉर्मेशन। हिंदी में देखो इसे क्या बोलेंगे, बीजाणु समागम। क्या बोलेंगे, बीजाणु समागम, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पर ना स्ट्रक्चर दे रखे हैं, देखो प्लेन एरिया का स्ट्रक्चर देखो बेटा, एक से कितने भागों में बट गया। प्लेन एरिया के बारे में भी आगे बताऊंगा। ये भी क्या करता है, अपने आप को बेटा मोटा तगड़ा करता है और एकदम से जाकर टूट जाता है, और टूट के उसका हर एक हिस्सा नया बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, पुनर्भवन या पुनर्जनन, ठीक है। पुनर्जनन भी हम इसको कह देते हैं। अब देखो बेटा ये है बेटा बीजाणु समागम, जिसको बेटा इंग्लिश के अंदर हम क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। मतलब जैसे फंगी हो, ये क्या है, एक फंगी है, ये क्या करती है फंगी है। कैसे, राइजोपस क्या करता है, ब्रेड मोल्ड, मतलब देखा आपकी रोटी वगैरह के ऊपर हल्की सी फूई जम जाती है, हरा हरा नीला नीला हो जाता है, थोड़े दिन में टिफिन में रखो तो
या बाहर रखो तो ये बेटा वही होते हैं, हवा में घूमते रहते हैं, जहाँ इनको जगह मिलती है वहां बैठ जाते हैं और वहां पर जनन कर लेते हैं। क्या वहां पर जनन कर लेते हैं, समझ गए। अगला एक और चीज हो, हाँ रीजनरेशन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पुनर्जनन को रीजनरेशन, मतलब जहां पर हर एक टुकड़े में बट जाए कोई जीव और उसके हर टुकड़े को एक नया रूप मिल जाए, ठीक है, वो प्लेन एरिया उसका बेटा एग्जांपल है ये। अगला है बेटा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। क्या वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ये बेटा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का क्या मतलब, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मतलब है पेड़ों के अंदर, पौधों के अंदर बेटा अलैंगिक जनन। इसका मतलब पौधे भी लैंगिक जनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल बेटा प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हम बेटा इस बात को 7-6 क्लास में भी देख चुके हैं, है ना। आगे देखो तो बेटा ये जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है ये क्या होता है, ये अलैंगिक जनन है, कैसा, पौधों के अंदर। तो बेटा कैसा है, अच्छा इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, किसी पौधे की जड़ या किसी पौधे का स्टेम या किसी पौधे की वो ले लो लीफ, और बेटा उसको गाड़ के, उसको जमा के या उसकी मदद से एक नए पौधे का निर्माण करना वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहलाता है। ये है नेचुरल, ये क्या है बेटा, नेचुरल। क्या इसको आर्टिफिशियल तरीके से भी किया जा सकता है, हाँ बेटा किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का क्या मतलब है, लैब के अंदर उसके टिश्यू को, उसके उत्तक को लेके हम उस प्लांट की संरचना करें, ठीक है। या कटिंग या कलम लगाना, क्या बेटा हमने फूल का कोई लिया पेड़ पौधे गुलाब में कलम लगा के उसको गाड़ दिया, ग्राफ्टिंग वगैरह जो हम करते हैं, ठीक है बेटा, ये क्या है, ये एक तरीका है। अच्छा अगला देखो तो बेटा प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है, तो प्लांट के अंदर जो जननांग है ना, जो बेटा सेक्सुअल पार्ट है प्लांट का, वो होता है फ्लावर, वो होता है फूल। क्या होता है, फूल। आओ बेटा इधर फोकस करो एक बार, देखो तो एक फ्लावर का चित्र बनाते हैं, वैसे भी हमारी बहुत बढ़िया ड्राइंग है। ये भाई एक फूल बन गया, ये क्या है, फूल की रंग बिरंगी पत्तियां, ये वाली कलर वाली पत्तियां हैं, और ये हरी है, नीचे कैसी होती, ग्रीन होती है, ठीक है। पेड़ों के अंदर आपने देखा कभी पत्तियों को हटा के लंबे लंबे छोटे 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 से कण होते हैं, और एक बीच में बड़ा मोटा सा होता है, देखा ये सारी चीजें। और नहीं देखा तो बेटा ऐसे मत करो, जाके एक बारी फूल को हाथ में लेके तोड़ के देखना, खाली उसे आके लेके बेटा डायरी में नहीं रखते रोज डे पे, उसे जरा खोल के भी देख लो, उससे कुछ सीख लोगे, क्योंकि 1 के 4 तो होंगे ना, मुझे पता है डायरी में रखा होगा पक्का, ठीक है। अगला देखो बेटा जो हरा, ये ना हरा बोल रहा हूँ, जो हरी पत्तियां हैं और जो कलर वाली पत्तियां, इनका बेटा दोनों का अलग अलग नाम है, क्या है, अलग अलग नाम है, जो इसको बोलते हैं बेटा पैटर्न। क्या बोलते हैं, पैटर्न। और बेटा ये जो ग्रीन वाली होती है उसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है। ये है बेटा मेल पार्ट, पुरुष पार्ट, और बीच में क्या है बेटा, स्त्री पार्ट, फीमेल पार्ट। क्या है, फीमेल पार्ट, इसको बोलते हैं बेटा स्टैमन। क्या बोलते हैं, स्टैमन, ठीक है। और ये बेटा फीमेल पार्ट है पूरा, ये कई चीजों में बड़ा होता है, सबसे ऊपर जो बना हुआ है ना टॉप, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, ठीक, इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है बेटा। पिछली वीडियो में हम इस चित्र तक आ चुके थे, इसकी नेमिंग की थी और हमने बताया था ये मेल पार्ट होता है, ये रंगीन होता है, ये बेटा ग्रीन वाली पत्तियां होती हैं, और ये फीमेल पार्ट का टॉप, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। अगर इसको बेटा पूरे को बोलना चाहे तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम बोलते हैं बेटा कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। और स्टैमन का बेटा टॉप का पार्ट, जिसके टॉप का पार्ट स्टिग्मा, तो उसके टॉप का पार्ट कहलाता है एंथर। क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। अब होता क्या है, एक चीज देखो, ये जो बेटा मेल पार्ट है ना एंथर, इस एंथर के अंदर छोटे छोटे कण भरे होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, पराग कण। क्या, यही है बेटा अणु बीजाणु पुरुष के। ये बेटा जैसे एंथर फूटता है, मान लो ये फूट गया, यहाँ से ये फूट गया, तो ये क्या हो गया, बाहर निकल गए। क्या हो गए, अब कोई मक्खी आकर यहाँ बैठी फूल के ऊपर, खून चूसने बोल रहा हूँ, शहद के लिए, उसका रस लेने के लिए, तो उसके पैर पे लग गए, ठीक है। तुम इसे तोड़कर कहीं ले गए, वहां ये हवा में बिखर गए, तेज हवा चली, पानी के पास है तो पानी में बह गए, इस तरीके से हवा में और इधर उधर घूम जाते हैं। और जहां भी इनको बेटा अपने जैसा दूसरा फ्लावर मिलता है, वहां पर ये अपने स्त्री पार्ट पे, मतलब फीमेल पार्ट पर आकर लग जाते हैं, मतलब कार्पल। कार्पल कैसा होता है, ये जो मैंने बीच में बनाया था,
इस पर आकर गिर जाते हैं। और जैसे ही आकर गिरते हैं और अगर वो पेड़ उसी, जैसे मान लो ये अमरूद के पेड़ से निकल रहा है, ये गुआवा के पेड़ से निकल रहा है, तो बेटा जो पोलन निकला यहाँ पर आगे गिरा और ये अमरूद के पेड़ पे ही गिर गया, आम पे गिरेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यही थोड़ा सा होकर रह जाएगा। लेकिन अगर सेम प्लांट पे गिर गया तो ये पूरी की पूरी एक नली अंदर तक बनेगी और इसके बीच में बेटा होंगे स्त्री के बीजाणु। जब स्त्री और पुरुष के अणु बीजाणु आपस में मिलेंगे, क्या दोनों मिलेंगे, तो बेटा क्या तैयार होगा, एक नया बीज तैयार होगा, एक नया बीज तैयार होगा। और जो बीज तैयार होगा उस बीज को कहीं अगर हम बो देंगे, उसको कहीं बो देंगे, उसको सही कंडीशंस मिलेंगी, तो बेटा वो क्या होगा, एक नए पौधे में रूप ले लेगा। ठीक, अब एक चीज याद रखना, जब इन दोनों, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दोनों को यही बोलते हैं बेटा जनाब। ठीक, उनको मिला देते हैं। ठीक, अगला देखो। ठीक है, अब बेटा एक चीज और देखो, जब ये सब हो जाता है तो पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं। क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। और पुंकेसर, ये एक तो स्त्री केसर, ये पुंकेसर, मतलब लड़कों वाला पार्ट भी हट जाता है। ये बेटा पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ओवरी है, ये जो फीमेल पार्ट है, ये फ्रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बन जाता है, एक फल में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बीच में क्या होते हैं, बीज होते हैं। और फल क्या होते हैं, बीज होते हैं। आप फल खा लेते हो और बीज फेंक देते हो, फिर बीज को जहां मौका मिलता है वो एक नए पेड़ में उत्पन्न हो जाता है। उस बेटा एक चीज और समझो, पॉलिनेशन क्या होता है, क्या ये बात पूरी समझा दी रामायण और नाम अब बता रहे हैं, पर कोई बात नहीं। पॉलिनेशन का मतलब होता है बेटा एंथर से पराग कणों का स्टिग्मा तक पहुंच जाना। ये जगह स्टिग्मा है स्त्री केसर पर। ठीक है, कहाँ पर, मतलब कार्पल पर, स्त्री केसर। पुंकेसर पे मतलब स्टेमन पे। ये क्या है, एंथर। यहां से निकलता है, क्या है ये, पराग कण, मतलब पोलन ग्रेन। और बेटा स्त्री केसर तक पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को भी हम पोलिनेशन कहते हैं। बेटा पोलिनेशन भी दो तरीके से होता है। पहला सेल्फ, मतलब खुद में ही, स्वयं। और कहता है क्रॉस, मतलब दो के बीच में। ठीक है, सेल्फ का क्या मतलब हुआ बेटा, कुछ पौधे तो ऐसे होंगे जो बाइसेक्सुअल होंगे, मतलब जिनके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों होंगे। मतलब जिस फूल के अंदर एंथर भी होगा, स्त्री केसर भी होगा और स्टिग्मा भी होगा, मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होंगे। और कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनके अंदर एंथर नहीं होगा, सिर्फ स्त्री केसर होगा। क्या, खाली स्त्री केसर कार्पल होगा। और कई ऐसे होंगे जिसमें खाली एंथर होगा, मतलब लड़के और कुछ लड़की। अब बेटा सेल्फ में कहाँ पे काम, सेल्फ कहाँ हो सकता है, जहां पर दोनों मौजूद हो, मतलब बाइसेक्सुअल हो, जिसमें दोनों मौजूद हो। और क्रॉस कहाँ होगी, जिसमें बेटा सिंगल क्या हो, यूनिसेक्स हो। यूनिसेक्सुअल मतलब उसके अंदर बेटा एक ही मौजूद हो, वही ये काम हो सकता है। ठीक है, अगली चीज देखो, जब बेटा बीज बनता है, क्या बनता है, बीज बनता है। क्या बनता है, बीज बनता है, उसको बेटा जायगोट कहते हैं। जब बीज पोलन ग्रेन ओवम से मिलता है तो जायगोट बनता है। जायगोट को बेटा, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बड़ा होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो। समझ गए, इस बात को ध्यान रखें। और बेटा उस ओवरी का क्या बन जाता है, मैंने बताया था फ्रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है ना। इस बात को ध्यान रखना। और ओव्यूल का सीड बन जाता है, बीज बन जाता है। इस बात को तुम ध्यान रखना। देखो अगली चीज देखो, बीज कैसा होता है, बीज को जैसे चना वगैरह तुम्हारे हाथ में, उसे फोड़ो, उस बीज को तोड़ो। बीज जैसे आम की गुठली आए, उसे फोड़ के देखो तो उसके अंदर बेटा क्या दिखेगा तुम्हें, बीच में हरा हरा ऐसे दिखेगा। यही होता है। नीचे की तरफ बेटा होता है रेडिकल, और ऊपर की तरफ होता है बेटा प्लूमूल, मतलब जड़ और तना। ये बेटा बढ़ेगा तो जड़ बनेगा और ये बनेगा तो तना बनेगा। ये बनेगी रूट और ये बनेगा शूट। शूट मतलब तना बनेगा। और ये क्या है बेटा,
कोटिलीडन, ठीक है। हिंदी में से कहते हैं बीज पत्र, क्या कहते हैं? बीज पत्र। ये बेटा क्या काम आता है? बीच में छोटा सा जो पौधा है, इस पौधे को जब तक बेटा सही से जगह नहीं मिलती, इसके खाने पीने का इंतजाम यही करते हैं, इसका न्यूट्रिशन यही देते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज और देख लो बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं हम। ये देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव का बेटा चित्र है, थोड़ा नीचे फोकस करो, ठीक है। ये मेल का चित्र है और ये बेटा फीमेल का चित्र है। इसके अंदर बेटा ओवरी है और यहाँ पर क्या है बेटा? टेस्टिस है। अब देखो, समझो इनके काम क्या होते हैं। देखो, मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है, देखो ये देखो, मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है, जैसे क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं या कोष बोलते हैं। इसका काम क्या होता है बेटा? मैंने तुमको इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर बताया था, ये हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। और बेटा ये शरीर के बाहर भी होता है। क्यों? शरीर की गर्मी ज्यादा होती है तो शरीर के बाहर होते हैं, ताकि अंदर बनने वाले हार्मोन और अंदर बनने वाले स्पर्म्स, ठीक है, वो खराब ना हो, ठीक है। अगला बेटा, ये जो मेल हार्मोन बनता है, जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, उसका काम क्या होता है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, स्पर्म का जनरेशन कराता है। दूसरा, हमारे अंदर बेटा ये जैसे मेल के अंदर दाढ़ी मूछ बढ़ाता है, आवाज को तगड़ा करता है, तो बेटा इसी तरीके से डिफरेंस हमको नीचे दिखाई देगा इसमें फीमेल में। अगला होता है बेटा वास डिफरेंस, सेमिकल वेसाइकल, पोस्टेड ग्लैंड। इसके अंदर बेटा ये ग्लैंड्स है, कुछ नलिकाएं हैं, देखो ये देखो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? देखो, शुक्राशय, मूत्र नलिका, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्रंथि, शीशन और मूत्रमार्ग। अब ये शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी का मतलब है जहां से शुक्राणु मतलब सीमन निकले, कहां से? स्पर्म निकले, टेस्टिस से निकले, वो क्या है बेटा? शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। फिर सेमिकल वेसाइकल क्या है बेटा? सेमिकल वगैरह है शुक्राशय। ये क्या करता है? ये बेटा उस सीमन के अंदर, स्पर्म के अंदर एक लिक्विड ऐड कर देता है, जो कि बेटा क्या करता है? उसके उसको एसिडिटी से बचाता है, ताकि वो एसिड में मर ना जाए। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड का काम भी यही है। अगला देखो, यूरेथ्रा का काम क्या है बेटा? यूरेथ्रा के ओरिजिन से या वहां से उसमें जो एक हमारा ओपनिंग होता है, वहां से हमारा स्पर्म बाहर जाता है और हमारा यूरिन भी वहीं से पास होता है। फीमेल्स के अंदर देखें तो वहां पर बेटा ओवरीज होती है, टेस्टिस की जगह क्या होता है? ओवरीज होती हैं। ओवरीज से जो हार्मोन निकलता है वो एस्ट्रोजन होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। और दूसरा हार्मोन यहाँ निकलता है बेटा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन के काम में तुम्हें बता चुका हूँ, लड़कियों की आवाज को पतला करना, उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस लाना। और प्रोजेस्टेरोन का काम है बेटा प्रेगनेंसी के टाइम, लड़कियों की प्रेगनेंसी के टाइम ये काम आता है। अगली चीज है बेटा फैलोपियन ट्यूब। ये देखो, ओवरी से लेकर ये जो ट्यूब जुड़ी हुई है बेटा, क्या है? ट्यूब जुड़ी हुई है। ये जो ट्यूब जुड़ी है यहाँ तक, ओवरी तक, यहाँ से जो अंडाणु होती है बेटा, ये अंडाणु कहाँ तक पहुंचते हैं? फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, इस अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। और बेटा जब मानव का स्पर्म जाता है, यहाँ पे सीमन जाता है, तो ये यहाँ पर जाके आपस में मिल जाते हैं, यहाँ पर जाके अंदर मिल जाते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? अंडवाहिनी के फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं। और यहाँ पर क्या बनता है बेटा? यहाँ पर बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। और वो यहाँ पर आकर इम्प्लांट हो जाता है, 9 महीने में उसका डेवलपमेंट होता है और बेटा फिर वो बाहर इसी रास्ते से आ जाता है, ठीक है। तो इसे गर्भाशय भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे यूट्रस कहते हैं। देखो, तो यूट्रस का काम क्या है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना, मतलब जो नया जीव उत्पन्न होगा उसका पालन पोषण यहीं पर होता है। दूसरा मंथली साइकिल, मतलब जिसको आप बोलते हो पीरियड्स, ये भी बेटा यूट्रस के अंदर ही होती हैं। उसके बाद है बेटा वेजाइना, ये ओपनिंग है जहां से स्पर्म अंदर जाता है। और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, मतलब मंथली फ्लूइड जो है बाहर आता है। अगली चीज देखो बेटा, कुछ और चीज इंपॉर्टेंट, वहां जाओ बेटा, फोकस करो सामने से। ठीक है बेटा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात सुन लो। जैसे कि एक चीज का नाम होता है प्लेसेंटा तंतु। क्या नाम होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? ये प्लेसेंटा होता क्या है बेटा? माँ के गर्भ के अंदर, मतलब वॉर्म के अंदर, जब मैंने आपको पोजीशन दिखाई कहां पर, जब एक बच्चा अंदर पेट में होता है, तो बेटा उस माँ के पेट में उस बच्चे का पालन पोषण करने का काम वो प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। पेट की नाभि से, सेंट्रल पार्ट से माँ से जुड़ा हुआ एक तंतु है। माँ से मिलने वाले सारे पोषक तत्व और फूड और खाना, सारी चीजें बेटा उसी के जरिए उस बच्चे तक पहुंचती हैं। और जो गंदगी बच्चा प्रोड्यूस करता है वो माँ तक उस प्लेसेंटा से ही पहुंचती है। जब वो बच्चा डिलीवरी होती है तो उस प्लेसेंटा को बेचा काट दिया जाता है, उस नली को काट दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेंस्ट्रुएशन क्या होता है बेटा? मंथली साइकिल क्या होती है? मंथली साइकिल का मतलब होता है बेटा
हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं मासिक धर्म। तो ये मासिक धर्म का मतलब क्या है बेटा, देखो मैंने आपको जैसे बताया कि ओव्यूलेशन होता है, मतलब एक अंडाणु निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, अंडवाहिनी में जाता है, वो वेट करता है कितना, कुछ भी दिन वेट करता है कि कोई स्पर्म आएगा, सीमन आएगा और उससे जुड़ जाएगा और आगे का प्रोसेस चलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बेटा बेकार हो जाता है, वो अंडाणु बेकार हो जाता है, वो ओवम क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है और वो बेटा नीचे उतर कर आता है और एम्ब्रियो बोल रहा हूँ, जो बेटा आपकी यूट्रस की वॉल होती है, जो आपकी गर्भाशय की दीवारें होती हैं, वो भी साथ में गलती है और उसके अंदर जो खून और नसें वगैरह होती हैं वो ओवम के साथ बाहर आ जाती हैं। ये बेटा 1 मंथ का प्रोसेस होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर युग्मनज बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो फिर वो काम नहीं होता जब तक अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है बेटा, एक चीज और देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, अगला क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों में। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिससे कि बेटा बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि HIV एड्स, ठीक है, व्राप्स और गोनोरिया और सिफिलिस जैसी कुछ बड़ी भयंकर बीमारियां हैं। HIV का तो आपको पता है एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी रोगों से लड़ने की सारी क्षमता को खत्म कर देता है। तो बेटा इससे बचने का क्या तरीका है, इससे बचने का ये तरीका है कि बेटा 2 तरीके हैं सर्जिकल मेथड, पहला वासेक्टोमी, दूसरा ट्यूबेक्टोमी। इसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं बेटा नसबंदी। क्या बोलते हैं, नसबंदी। इसके अंदर क्या करते हैं, इन बेटा लड़कों के अंदर तो उनकी जो स्पर्म निकलने की पाइप होती है, जो मैं अभी तुम्हें पीछे बताई है, उसको ही कट कर देते हैं तो स्पर्म ही नहीं निकलते। और लड़कियों के अंदर ओव्यूलेशन होता है, अंडाणु निकलता है, उनकी फैलोपियन ट्यूब को ही काट के बांध देते हैं, तो बेटा अंडाणु निकलता ही नहीं है, तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर क्या है, केमिकल बैरियर का मतलब है बेटा ओरल पिल्स, कुछ दवाइयां और कुछ केमिकल खाए जाते हैं जो कि बेटा गर्भ को रोके या हमें गर्भ धारण करने से रोक लेते हैं। कुछ और चीजें है बेटा जिनको हम बोलते हैं नेचुरल बैरियर। नेचुरल बैरियर का काम होता है कि स्पर्म और ओवम को, मतलब अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो फिजिकल बैरियर कहलाती है। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। कक्षा 10 विज्ञान, क्लास 10 साइंस का चैप्टर करेंगे 8 अनुवांशिकता। इसको बेटा इंग्लिश के अंदर कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी और अनुवांशिकता का मतलब होता है बेटा कि किस तरीके से हमारे गुण हमारे बच्चों में जाते हैं या हमारे माँ बाप के गुण हम तक आए, इसके बारे में पढ़ना। बोलते नहीं है बेटा तुम तो अपने माँ पे गए हो, तुम तो अपने पापा पे गए हो, तुम तो अपनी दादी पे गए हो, कैसे गए हो, क्योंकि उनके गुण आप तक आए हैं। तो बेटा इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले चैप्टर का नाम अनुवांशिकता या हेरिडिटी है। वेरिएशन क्या होता है बेटा, वेरिएशन क्या होता है मतलब किस प्रकार से अनुवांशिकता के अंदर अलग अलग प्रकार के गुणधर्म आ जाते हैं, कैसे आते हैं बेटा। वेरिएशन 2 तरीके से आ सकती है। पहला तो बेटा हमने जो माँ बाप से प्राप्त किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने आप अंदर बदलाव ले आते हैं। एक होता है इनहेरिट, मतलब जो माँ बाप से लिया अनुवांशिक, और दूसरा है बेटा एक्वायर्ड। क्या, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त की हुई। जैसे कि माँ बाप ने हमको पैदा किया लेकिन जिम जाके हमने बॉडी बना ली। बॉडी तो हमने कैसे बनाई, खुद बनाई। माँ बाप ने हमें पैदा किया, नॉर्मल पैदा हुए, फिर हमने बाली कान में छिदवा ली। लेकिन बेटा कुछ चीजें ऐसी है माँ बाप से बनी और वो कभी बदल नहीं सकती। जैसे आपकी हाइट कहीं बदल सकती है, आपकी नाक की शेप बदल सकती है, प्लास्टिक सर्जरी से बदल सकती है, लेकिन ऐसे नहीं बदल सकती नॉर्मली। ठीक है, आपके कान की शेप बदल सकती है, नहीं बदल सकती। तो ये चीजें अनुवांशिक और हेरिडिटी मतलब जो चेंज हम अपने अंदर खुद ले आते हैं वो होता है। ठीक है, अच्छा भाई वेरिएशन की जरूरत क्यों है, इन अलग अलग गुणों की जरूरत क्यों है। जरूरत इसलिए है बेटा ताकि हम इस धरती पर जीवित रह सकें। क्यों, क्या जिनके अंदर ये सारी चीजें नहीं होती वो जीवित नहीं रह सकते, नहीं, क्योंकि वो बेटा ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। अगर हमारे अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, हमारे अंदर वेरिएशन नहीं आएगी, विविधता नहीं आएगी, तो इस धरती पे हम ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम बेटा चेंज होते हुए एनवायरनमेंट के साथ चेंज ही नहीं हो पाएंगे। डायनासोर जो थे इस धरती पे बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और घटती हुई ऑक्सीजन की मात्रा में सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए मर गए, विलुप्त हो गए। और बेटा कई जीव जंतु इसी प्रकार से विलुप्त हो गए। ठीक, और हम भी ऐसे ही विलुप्त हो जाएंगे, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर हम चेंज नहीं होंगे। मानो आप कहते हो कि जी मैं तो एक बनियान में जीवन काटूंगा, लेकिन अब आ गई सर्दी बहुत तेज, तो आप क्या उस एक बनियान में जीवन काट पाओगे, मुश्किल हो जाएगी, बीमार हो सकते हो। तो चेंजेस करोगे ना अपने अंदर कुछ ना कुछ। इसी तरीके से बेटा ये तो शरीर की तो फिजिकल चेंज है, लेकिन हमारा शरीर भी कुछ चेंजेस करता है। जैसे कि हम शुरुआत में अब देखते हैं तो हम जिन पूर्वजों से अब यहाँ पर आए हैं उनके शरीर पे पूरे पे बाल हुआ करते थे। ठीक, क्योंकि वो वस्त्र वगैरह ज्यादा नहीं पहनते थे,
उस तरह का एनवायरनमेंट था तो ज्यादा बाल हुआ करते थे। लेकिन आज के एनवायरनमेंट में बाल कहाँ है? नहीं है, और होते भी तो उड़वा देते हैं हम, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, अगली चीज देखो, ये जो एक गुण जो होता है वो दूसरे तक जाता कैसे है बेटा? वो जाता है हमारी कोशिका से, हमारी सेल से। हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस में एक चीज होती है जिससे हमारी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचती है, उसका नाम है डीएनए। क्या नाम है? डीएनए। डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए के अंदर हमारी कंप्लीट जानकारी होती है। क्या होती है? कंप्लीट जानकारी होती है। हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारी हाइट, हमारा खुद का रंग, हम मेल है कि फीमेल है, हमारी क्या उम्र रही है, सारी जानकारी, और मेरे पीछे के माँ बाप की जानकारी, उनके माँ बाप तक की जानकारी मेरे डीएनए के अंदर मौजूद है और आने वाली जनरेशन में भी पहुंचेगी। ठीक, तो एक तरफ से मेरा डीएनए और एक तरफ से या आपका डीएनए या अगली तरफ से फीमेल का डीएनए। जब दोनों का डीएनए मिलता है तो दोनों की इंफॉर्मेशन आपस में साझा होती है और एक नया प्रकार का जीव तैयार होता है जिसमें माँ बाप के दोनों के गुण कुछ कुछ होते हैं। समझ में आ गया? डीएनए की फुल फॉर्म होती है बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सेल वाले चैप्टर में एक चीज और पढ़ी थी, होता है आरएनए। क्या? आरएनए। वो क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन आरएनए और डीएनए का अंतर क्या होता है? डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। क्या? ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होती है तो वो हट जाती है, इसलिए क्या है? डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेरी रिएक्टिव, मतलब स्टेबल नहीं है, अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। दूसरी चीज, अगली चीज होती है बेटा क्रोमोसोम। क्या? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या होता है बेटा? डीएनए जब डीएनए तार की तरह होता है। कैसा होता है? तार की तरह, धागे की तरह होता है। जब बेटा उस इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उस सारी इंफॉर्मेशन को बेटा जब इकट्ठा कर देते, क्या कर देते हैं? इकट्ठा कर देते, तो वो बेटा बन जाता है क्रोमोसोम। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगली चीज है जीन। क्या है? क्या? जीन। बेटा जीन होता है जिसके अंदर हमारे किसी स्पेशल गुणधर्म के, किसी स्पेशल कैरेक्टर के बारे में होता है। जैसे कि हमारे आंखों का रंग किसी एक जीन में होता है, हमारे बालों का रंग किसी एक जीन में होता है, हमारी हाइट किसी एक जीन में होती है, हमारी स्किन का कलर किसी एक जीन में होता है। तो जीन क्या है? जिनके अंदर हमारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है किसी सिंगल की। किसकी? सिंगल की। तो ऐसे तो बेटा हमारे अंदर बहुत अलग अलग तरह के गुण हैं, तो बहुत सारे जीन होंगे। सही बात है बेटा, बहुत सारे जीन हैं। अब होते हैं एलील। क्या? एलील। ये एलील क्या चीज है भाई? ठीक है, जीन के अंदर गुण है। मानो जीन के अंदर है हाइट का गुण। किसका है? हाइट का गुण। अब बेटा हाइट तो दो प्रकार की होती है, एक लंबी और एक छोटी। क्या हो गई? एक लंबी और एक छोटी। तो बेटा जीन की जो कैरेक्टर है, जो गुणधर्म है, उस कैरेक्टर की जो वेरिएशन है, क्या है? दो ही तो है। ऐसे गुण है लंबाई, तो उसकी वेरिएशन क्या हो गई? छोटा और लंबा, ड्वार्फ एंड टॉल, यही तो हुई। तो बेटा इस वेरिएशन को ही बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। ठीक है। अगली चीज, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। एक होता है डोमिनेंट और एक होता है बेटा रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या है? डोमिनेंट का मतलब है बेटा ताकतवर। क्या? ताकतवर। ठीक। तो बेटा इन जो गुणों के मैंने तुमको एक गुण के दो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के दो रूप बताए, उन दोनों रूपों में बेटा एक रूप क्या होता है? ताकतवर, और क्या होता है? कमजोर। क्या होता है? एक ताकतवर, एक तो मान लो जब एक माँ और बाप आपस में मिलते हैं, अगर बाप टॉल है और मम्मी क्या है? छोटी शॉर्ट है, तो जब दोनों मिलेंगे तो प्रोबेबिलिटी ये है कि बच्चा लंबा होगा। क्यों? क्योंकि हाइट का जो गुणधर्म है, छोटा और बड़ा, इसमें जो बड़ा होता है, बड़ा क्या है? बड़ा जो एलील है वो हमेशा छोटे वाले को क्या कर देगा? दबा देगा और अपने आप को आगे ले आएगा। तो बेटा जो कैरेक्टर अपने आप को आगे ले आता है, छोटे को दबा देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। और दूसरा जो दब जाए, जो कमजोर हो, उसे बोलेंगे रिसेसिव। क्या बोलेंगे? रिसेसिव। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। इन सब चीजों के बारे में बताने वाला कौन था? इन सब चीजों के बारे में बताने वाला सबसे पहला इंसान था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। क्या? मेंडल। मेंडल कौन थे? मेंडल एक पादरी थे जिन्होंने बेटा इन सब चीजों, और काफी पढ़े लिखे भी थे, उन्होंने इन सब चीजों पे बेटा एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये सारी चीजें निकाली। जिस पौधे पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, एक पौधे पे किया, उसका नाम था पी का पौधा। पी मतलब पनीर, मटर पनीर, ऐसे याद करना, मतलब
मटर। क्या? मटर। मटर। मटर पनीर से याद आएगा मटर का पौधा। क्या? मटर का मटर का पौधा। हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पी प्लांट। क्या? पी प्लांट। बेटा इसी प्लांट को इंग्लिश में साइंटिफिक जो टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइबम। और हिंदी में भी बेटा पाइसम सटाइबम। साइंटिफिक जो टर्म होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बराबर होती है। क्या नाम है? पाइसम सटाइबम। भाई इन्होंने क्यों चुना इस पेड़ को ही? क्यों चुना? किसी और पे वो कर लेते, किसी और पे कर लेते एक्सपेरिमेंट। तो बेटा इस प्लांट को इसलिए चुना क्योंकि इसकी अगली जनरेशन देखना आसान है। मान लो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट इंसान पे कर लिया होता कि एक लंबे और एक छोटे इंसान की क्रॉस कराता हूँ, देखता हूँ बच्चे कैसे होंगे। तो बेटा क्रॉस करा के बच्चे पैदा होने में कितना टाइम लगा? बेटा मार्कर गिर गया, मार्कर निकालना जरा। तो एक क्रॉस करा के बच्चे पैदा करने में टाइम लगा 9 महीने। अब वो बच्चा बड़े होके लंबा होगा कि छोटा होगा इसको देखने के 17, 18, 20 साल लग गए। इतने में तो मेंडल मर जाता। क्या होता है? इतने में तो जिंदगी गुजर जाती। तो उनको कोई ऐसी चीज चाहिए थी, ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए था, ऐसा प्लांट ढूंढ रहे थे, तो ऐसा प्लांट चाहिए था जो बेटा कुछ ही महीनों में अपनी पूरी लाइफ की साइकिल को कंप्लीट कर देता, उसकी जिंदगी शॉर्ट में पता चल जाए, तो उसके बच्चे, उसके आने वाली जनरेशन देख ली जाए कि छोटे हो रहे हैं कि बड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने इसलिए बेटा पी प्लांट को चुना क्योंकि इसकी लाइफ क्या है? बहुत शॉर्ट है, छोटी सी जिंदगी है। क्या है? छोटी सी जिंदगी है। ठीक है। इसके अंदर कितने कैरेक्टर होते हैं, कितने पेयर होते हैं? बेटा 7 तरह के कैरेक्टर होते हैं। मटर के प्लांट में कितने होते हैं? 7 तरह के। कि छोटा है, बड़ा है। क्या है? छोटा है कि बड़ा है, टॉल है कि ड्वार्फ है। फिर इसके मटर जो इसके अंदर आई, जो मटर इसमें लगती है, उसके पॉड का रंग कैसा है, उस पॉड का शेप कैसा है, उसके अंदर आने वाले मटर के दाने का शेप कैसा है, रंग कैसा है। ठीक है बेटा। और ये एक एनुअल प्लांट है, मतलब सालों साल उगने वाला प्लांट है। ऐसा नहीं कि सर्दी में होगा तो गर्मी में नहीं होगी। मटर तो बेटा सालों साल, मटर पनीर सालों साल खाते हो ना, क्योंकि सालों साल मिलने वाला पौधा है। इसलिए बेटा इन सब कैरेक्टर की वजह से उन्होंने पी प्लांट को चुना। अब बेटा एक चीज इधर बोर्ड पे फोकस करो फटाफट। देखो इन्होंने बेटा सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया। क्या किया? मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है एकल गुण। एकल गुण मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर लिया जाए, खाली एक सिंगल कैरेक्टर ही लिया जाए। और इन्होंने वो कैरेक्टर क्या लिया, वो ट्रेड क्या ली, वो विशेषता क्या ली? वो ली हाइट। हाइट ली। और हाइट में पता है भैया 2 ही तरह की होती है, एक तो टॉल और एक ड्वार्फ, मतलब लंबा और छोटा। ठीक है बेटा। अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि एक जीन के 2 एलील होते हैं। मान लो कोई लंबा है, क्या है? लंबा है, टॉल है, तो बेटा उसके 2 ही एलील हो सकते हैं। कैसे? पहला टॉल, टॉल बन गए ना तुम। एक जीन के 2 एलील। अच्छा, और एक हो सकता है टॉल और छोटा टॉल। अब ये बोलोगे भैया छोटा टॉल क्या है? छोटा टॉल का मतलब है इसके अंदर ये क्या है? रिसेसिव, कमजोर। क्या? कमजोर। ये क्या है? डोमिनेंट। क्या है? ताकतवर। ठीक। अब बेटा ये दोनों भिड़ेंगे। छोटा टी किसका है? ताकि हाइट छोटी हो जाए। बड़ा टी किसका है? ताकि हाइट बड़ी हो जाए। तो जब बड़ा टी आ गया तो छोटे टी को आगे नहीं जाने देगा। तो इसके ऐसे कैरेक्टर में भी जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? टॉल ही होगा। और यहाँ तो बेटा दोनों ही टॉल है, तो टॉल होना ही है। बच्चा छोटा कब हो सकता है? एक ही तरीका है, जब दोनों छोटे छोटे मिल जाए, दोनों रिसेसिव मिल जाए, तो बेटा बच्चा कैसा होगा? ड्वार्फ होगा, छोटा होगा। देखा है लंबे माँ बाप का एक बच्चा छोटा भी निकल जाता है कभी कभी, या काले माँ बाप का एक आध बच्चा गोरा निकल जाता है कभी कभी। देखा है? देखा होगा यार, तो नॉर्मल सी बात है। देखा नहीं? माँ बाप तो छोटे से, लड़का इतना लंबा कैसे है इनका, या इनकी लड़की की हाइट इतनी ज्यादा कैसे? इसकी मम्मी तो छोटी सी है। कभी देखा है? या तुमने कभी कोई लंबा बच्चा ही नहीं देखा? तुम तो लिलीपुट में रहते हो, मुझे लग रहा है। इन्होंने लंबे बच्चे नहीं देखे। ये लिलीपुट में रहते हैं, सारे वो रहते हैं बोलू। और मम्मी भी 6 फुट की है? मम्मी मेरी लंबी है। तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कुछ ऐसा ढूंढो इसमें मम्मी छोटी हो और भाई बच्चे बड़े हो। बेटा छोड़ो, टाइम बर्बाद करने वाले काम मत करो। इन्होंने तो दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है। अब मैं इनसे कुछ पूछूंगा, ये तो देखा ही नहीं है। अच्छा बेटा एक चीज होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो। एक होता है बेटा होमोजाइगस। क्या होता है? और होता है हेट्रोजाइगस। क्या होता है? हेट्रो। ये होमो क्या है और हेट्रो क्या है? बेटा होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है अलग, मतलब डिफरेंट।
ये चीज याद रखनी है तुम्हें। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग। तो बेटा जब सेम कैरेक्टर आपस में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं होमोजाइगस। और जब बेटा दो अलग अलग मिल जाए, देखो अलग अलग मतलब कैरेक्टर के ट्रेड बता रहा हूँ, है तो ये भी लंबा ये भी लंबा, लेकिन एक है टॉल एक है ड्वार्फ, एक है टॉल एक है ड्वार्फ, मतलब एक है डोमिनेंट और एक है डोमिनेंट, दोनों सेम। और इसमें क्या, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, मतलब एक ताकतवर और एक कमजोरी का हुआ हेट्रोजाइगस। क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। इस बात को बेटा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना। अब बेटा एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके। इन्होंने बेटा क्या लिया, एक मेल प्लांट लिया, कैसा मेल प्लांट मतलब पुरुष प्लांट लिया, कैसा लंबा। कैसे थे कि उसके कैरेक्टर होमोजाइगस, कैसे होमोजाइगस, सेम है ना, क्योंकि सेम है देखो। और ये कैसा होगा, टॉल होगा, लंबा होगा, सीधी सी बात है। और एक बेटा फीमेल ली, कैसी फीमेल, कैसी ली, ड्वार्फ, छोटी होगी, क्योंकि दोनों कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, लेकिन है ये भी होमोजाइगस ही। क्यों, दोनों सेम है ना, तो होमोजाइगस। दोनों का क्रॉस करा दिया, क्या करा दिया, क्रॉस। तो इनका क्रॉस कैसे होगा, देखो यहाँ से एक बड़ा टी, यहाँ से एक छोटा टी, दोनों से मिलके क्या बनेगा बेटा, छोटा टी बड़ा टी। ये क्या बना बेटा, हेट्रोजाइगस। क्या बना, हेट्रो, अलग अलग है ना। और बेटा ये बनेगा कैसे, इसकी कंडीशन कैसी होगी, कैसा होगा ये देखने में, टॉल होगा। क्यों बेटा, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, तो ताकतवर छोटे वाले को हटा देगा और इसको क्या बनाएगा, लंबा बना देगा। अब इसके ऐसे ही मान लो दो बच्चे हुए, एक लड़का हुई एक लड़की हुई, तो उन्होंने क्या, उनका भी आपस में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। उनका भी आपस में पहले होमोजाइगस वालों का करा दिया, फिर हेट्रोजाइगस वालों का करा दिया। एक हो गया बेटा, देखो हेट्रोजाइगस लंबा, एक हेट्रोजाइगस लंबा, दोनों का करा दिया। ये मान लो मेल है और ये क्या है, फीमेल है। ये क्या है, टॉल, और ये भी क्या है, टॉल, लंबे हैं दोनों, लेकिन है कैसे, हेट्रोजाइगस। और ये भी क्या है, हेट्रो। बेटा इनका क्रॉस होगा तो देखो क्या बना, एक इस पहले वाले को इन दोनों से मिला दो, फिर एक दूसरे वाले को इन दोनों से मिला दो। बेटा ये होता है क्रॉस करने का तरीका। तो जब पहले वाला टी को इससे मिलाया तो टी टी, कैपिटल टी, ये कैसा हुआ, टॉल, लंबा ही होगा। अब अगला यहाँ से फिर कैपिटल टी को मिलाया स्मॉल टी से, ये भी कैसा होगा, लंबा होगा। अब स्मॉल टी को स्मॉल टी से, नहीं स्मॉल टी कैपिटल टी से, या स्मॉल टी फिर कैपिटल टी, ये भी कैसा होगा, इसमें बड़ा आ गया तो टॉल, और लास्ट में स्मॉल टी मिलेगा, इसके लास्ट ये बना दिया, ये कैसे बना, ये बना बेटा ड्वार्फ। एक बच्चा कैसा निकल के आ गया, ड्वार्फ, छोटा निकल के आ गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, इसका बेटा हमें दो चीज बतानी होती है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। क्या, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है भाई, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकली देखने में कैसे हैं। तो हम क्या बताएंगे भैया, एक दो तीन, तीन तो लंबे हैं, तीन टॉल है, और एक ड्वार्फ है, एक छोटा है। तो ये फिनोटाइप रेशियो जो देखने में क्या रेशियो बना, 3:1 का रेशियो बना। ठीक, और कोई बोले जीनोटाइप रेशियो क्या था, तो भैया जीनोटाइप रेशियो कैसे बताओगे, ये देखोगे कितने होमोजाइगस है और कितने हेट्रोजाइगस है। तो भैया प्योर टोल कौन सा है, प्योर टोल जो भैया लंबा था, होमोजीनस, तो एक ही है बेटा होमोजाइगस, बड़ा टी मतलब एक। और दूसरे कैसे हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब मिलावटी, मतलब हेट्रोजाइगस, कैसे, हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं, एक दो, दो ऐसे है बेटा जो मिक्स है, दो। और लास्ट ड्वार्फ बताओ छोटा कितना है, वो एक। तो बेटा इसका रेशियो हो गया जीनोटाइप 1:2:1, याद हो गया। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से अगर इसने डिफरेंट कैरेक्टर्स ले लिए, मतलब अब इसने किया डाई हाइब्रिड क्रॉस, कैसा, डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड का मतलब जिसके अंदर उसने अब दो लिए, द्वि कैरेक्टर का क्रॉस, दो कैरेक्टर का, किसका, दो गुणों का, दो गुण वाला क्रॉस किया। जब दो गुण वाला क्रॉस किया उसने क्या लिया, उसने लिया बेटा येलो एंड राउंड और रिंकल्ड, ग्रीन एंड रिंकल्ड। ये है क्या, ये है बेटा मटर के दाने। क्या है, मटर के दाने। एक कैसे निकले, येलो, पीले, लेकिन है कैसे, गोल गोल। और एक कैसे निकले, ग्रीन, लेकिन है कैसे, सुकड़े सुकड़े, रिंकल्ड, झुर्री वाले। ठीक है, जब दो कैरेक्टर्स का मैच किया, क्या, दो कैरेक्टर्स का मैच किया, तो यहां से बड़े वाई से बड़ा वाई, या छोटे वाई से छोटा वाई, या बड़े आर से बड़ा आर, या छोटे आर से छोटा आर।
और बड़े और छोटे का मतलब समझ रहे हो, बड़ा वाला डोमिनेंट है और छोटा वाला रिसेसिव है। तो बेटा ये क्या करेगा, ये येलो छोटे वाले ग्रीन को हटा देगा तो यहां से क्या निकल के आएगा, येलो। और ये बड़ा आर क्या है तुम्हारा, राउंड, और ये क्या है छोटा वाला रिंकल्ड, तो क्या राउंड रिंकल्ड को हटा देगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, कैपिटल आर है, तो ये हो जाएगा येलो एंड राउंड। तो जो बेटा हमारी F2 जनरेशन आई वो क्या है, येलो और राउंड है। इसको बेटा और आगे क्रॉस करेंगे तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप आप निकाल लोगे, बड़ा क्रॉस होगा आपकी बुक के अंदर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो बेटा कितना बड़ा क्रॉस हुआ, यहाँ तक की कंडीशन हमने निकाल दी। फिर इनका क्या किया, दोनों पहली जनरेशन फिर दूसरी जनरेशन का देखो क्रॉस किया, तो क्रॉस बड़ा था तो निकल कर आ गया। बेटा इसका जो निकल कर आया है क्रॉस, उसको ठीक ठीक आप याद कर लो। उसका बेटा फिनोटाइप क्या है, उसका फिनोटाइप है 9 3 3 1। क्या है फिनोटाइप, 9 3 3 1। इसको याद कर लो, कई बार ये बेटा फिनोटाइप पूछा जाता है। अभी देखो फिनोटाइप कैसे कैसे आए, 9 आए येलो एंड राउंड, 3 आए ग्रीन राउंड, 3 आए येलो रिंकल्ड, और 1 आया ग्रीन रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब झुर्री वाला, ग्रीन मतलब हरा। बात समझ में आ गया? ठीक है बेटा, एकदम अब लास्ट एक टॉपिक है इसका, उसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या, इसका मतलब है बेटा लिंग निर्धारण। मतलब कैसे लड़का और लड़की में बेटा, इंसानों में ह्यूमंस में पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो बेटा लड़की को या लड़के को डिसाइड करने वाले जीन का नाम होता है XX या XY। बेटा XX जहां पर ये गुणधर्म मिलते हैं इसको बोलते हैं फीमेल, ऊपर लिख देता हूं, मतलब स्त्री। XX क्या होती है, स्त्री, और XY क्या होता है, पुरुष या मेल। अब ये बेटा आपस में क्रॉस करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो पहले वाले का इन दोनों से, फिर दूसरे वाले का इन दोनों से। पहला हुआ X और Y, दूसरा क्या हुआ X और Y, अगला क्या हुआ X और X, अगला क्या हुआ X और Y। जहां XY मिले वहां क्या बोला, मेल मेल, और जहां XX वहां फीमेल मेल। ठीक है बेटा, तो इससे मुझे एक बात पता चला, ये देखो बेटा फीमेल तो दोनों कंडीशन में जो अपने एलील दे रही है X ही दे रही है, हर बार क्या देती है, लेकिन लड़का क्या देता है, एक बार X देता है और एक बार ही Y देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि लड़की की बेटा कोई भी इसके अंदर गलती नहीं है कि लड़का हो रहा है कि लड़की, क्यों, वो तो बेटा जो भी दे रही है हर बार X दे रही है। लड़का अगर X दे दे तो लड़की हो जाती है, लड़का अगर Y दे दे तो लड़का हो जाता है। इसमें बेटा लड़की की कोई गलती नहीं होती। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म।